नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पहले वीडियो में। और स्वागत है आप सभी का मेरे 18th बर्थडे पर मेरे इस पहले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग हम लोग जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है, और पहले चैप्टर को भी हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो में निपटाने की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टॉपिक पढ़ना क्या क्या है। तो अगर विलियन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो कि हर साल लगभग इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो वो कुछ यहाँ पर 4-5 टॉपिक है जिसकी परिभाषा आपको अगर याद रहती है तो आप पेपर में कुछ न कुछ लिख कर तो आ ही जाओगे। सबसे पहली बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो आइए शुरुआत से इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो है परिभाषा से रिलेटेड, मतलब आपको मोलरता, मोल प्रवाह आदि की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद राउल्ट का नियम करके कोई नियम होता है, मैं बताऊंगा, वो नियम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आदर्श अनादर्श विलयन, परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। ये आपको इसके बारे में तो खास तौर से पूरी आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप पता कर लेते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हो जाएंगे, और खुद इसकी परिभाषा भी कई बार एग्जाम में लिखने को आ जाती है। हो सकता है कि इस बार आपके सेट में टपक जाए, तो इसको भी आप लिख सकते हो। पेपर यहाँ से तो आएगा ही। परिभाषा से रिलेटेड अगर पूछा जाए मुझसे कि कोई परिभाषा अगर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से आने वाली है तो इसी समय से आएगी। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसको मैंने लिया नहीं है। ये टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खास तौर पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या। इसके अलावा और क्या में आता है हमारा आंकिक प्रश्न। हमारे न्यूमेरिकल्स, हर साल बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं तो कम से कम इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो मोलरता और इस सब से रिलेटेड लगभग 3 नंबर का एक हो सकता है कि आपके एग्जाम में टपक जाए, या फिर 2 नंबर का कोई आसान सा न्यूमेरिकल आ जाए, और हो सकता है कि कुछ भारी भरकम हो तो परिभाषा के साथ साथ एक न्यूमेरिकल दे देता है और वो लगभग 5 नंबर भी आ सकता है। तो ये मान के चलना है कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। अगर आपको पेपर के पैटर्न के बारे में नहीं पता है कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है, यूपी बोर्ड का पेपर, तो आइए आपको दिखाता हूँ कि ऊपर का पेपर कैसा आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के पेपर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आपसे 6 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। तो 1 2 3 4 5 6 1 मार्क्स के टोटल कितने हो गए? 6 मार्क्स। तो 6 नंबर के तो ये एमसीक्यू रहेंगे। एक एक नंबर के एमसीक्यू करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो जाने दो, हमको पास होने से मतलब है भैया, ये वीडियो टॉपर के लिए बनी ही नहीं है। दूसरे नंबर पर होते हैं 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें परिभाषा पूछ सकता है, हो सकता है आपसे मोलरता की परिभाषा पूछ दी जाए, हो सकता है आपसे राउल्ट का नियम पूछ दिया जाए, राउल्ट के नियम की सीमाएं पूछ दी जाए, या फिर हो सकता है आपसे परासरण दाब की परिभाषा पूछ दी जाए। तो इसमें यही सब आ जाता है, और ये होता है हमारा लगभग 8 मार्क्स का। और लगभग क्या होता है भैया, मिलाने पर 2 नंबर का 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स हो गए। तीसरे पर भी आता है 2 नंबर का 4 क्वेश्चन, ये भी हमारे पास 8 मार्क्स हो गए। यहाँ पर भी वही परिभाषा, या तो फिर आपसे कोई रिएक्शन वगैरह से कुछ पूछ देगा, तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। बट यहाँ पर भी लगभग क्या यार, मैं लगभग बार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर से शुरू होता है 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। 3 चौक 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब मिलेंगे नहीं बट होते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 16 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी होते हैं, और वो होते हैं 4 मार्क्स के। 16 मार्क्स यहाँ से हो गए। हालांकि 100 में 100 नहीं लाना मैं कह रहा हूँ, बट आपको जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। अरे यार,
तो यार दोस्त का कॉल आ गया था, कह रहा वीडियो एडिट कर दो, गलत बजे परेशानी है मेरे को यार, ज़िंदगी कहाँ से मेरी एकदम से। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पर हमको मिलते हैं 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पर भी 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर मिल गया हमको 10, यहाँ पर मिल गया 10, तो मैं हमको 70 नंबर का पेपर बन जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो परिभाषाएँ भी आती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और दिक्कत तो तब होती है जब आपको कहा जाता है कि इसकी क्रिया इससे कराएँगे तो क्या बनेगा। और कभी-कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं, नाम ऐसा दे दिया जाता है कुछ कंपाउंड्स का कि पता ही नहीं चलता है कि ये कौन-सा कंपाउंड है। मगर ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उस 20% सिलेबस को पढ़ा दूँ, जहाँ से 80% पेपर बनता है। कोशिश पूरी रहेगी, और चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला। हालाँकि पहले बता देता हूँ मैं कि इस तरह से चैप्टर जो हमारे हैं, आपका पेपर इस तरह से होगा। इसमें जानने लायक बात यही है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपका कैसा होगा केमिस्ट्री का। एमसीक्यूज़ होंगे, 2 नंबर क्वेश्चन होंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसमें बहुत सारे आपके परिभाषाएँ लिखने को होंगी, इसी में से कोई परिभाषा हो सकता है टपक जाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। ये बस मैंने बताने के लिए आपको रखा था। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, शुरू करते हैं। विलियन, अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, उसको ध्यान से देखिए। आप क्या उससे कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पानी का गिलास है, उसमें कुछ डाला जा रहा है। अब रुक जाइए, एक और इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज देखिए, इसको भी बस देखिए ही, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए। इसके बाद एक और इमेज दिखाता हूँ, इसको भी बस ध्यान से देखिए। देख लिया? अब एक और इमेज दिखाता हूँ, ये कोई भैया जी हैं जो चाय-वाय बना रहे हैं। आपको मैंने 4 ठो इमेज दिखाया। इन चारों इमेज में कुछ ऐसा कुछ लगा, कुछ कॉमन सा, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। तो हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। इन सभी इमेजेस में आप देख सकते हैं कि 2 चीज़ें मिल रही हैं। पहले वाले पिक्चर की बात करें तो पानी में कुछ मिलाया जा रहा है, चीनी वगैरह जो भी, नमक वगैरह जो भी है। दूसरे पिक्चर में बात करें तो यहाँ पर तो इंसान ही मिले जा रहे हैं। तीसरी की बात करें तो उसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह कुछ में मिलाया जा रहा है, कुछ पानी टाइप है, कुछ जो भी है। और चौथे में चाय बनाई जा रही है। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 2 चीज़ों के मिलने की। नहीं समझ में आया? तो ये मेरे पास है पानी, और पानी में मैं डालने वाला हूँ ये थोड़ा-सा चीनी। मैंने पानी में चीनी डाल दिया और थोड़ा घोल देता हूँ नीचे। तो यार मान लो कि ये है हमारे पास 1 लीटर की कोई बाल्टी, या फिर एक, जो आप लोग इसमें पिक्चर में आप जैसे देखते हो, कोई कंटेनर टाइप होता है, उसमें पानी डाला होता है और फिर नमक डालते हैं और कहते हैं सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर मैंने एक पानी लिया और उसमें मैंने चीनी को डाल दिया और फिर मिक्स कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो कुछ विलयन नाम की चीज़ बनती है। उसको रसायन विज्ञान की भाषा में कुछ स्पेशल टर्म में लिखते हैं, कुछ स्पेशल परिभाषा के रूप में लिखते हैं। आइए देखते हैं उस परिभाषा क्या है। तो परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो समांगी मिश्रण को एक बार डीप में बता देता हूँ मैं। इसमें थोड़ा-सा मैं डीप में बताऊँगा ताकि आप लोग को ये चीज़ें पता रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं क्लास 9th में। जब हम क्लास 9th में थे, तो हम लोग को पहला चैप्टर ही आई थिंक था, पहला या दूसरा चैप्टर था वो, जहाँ पर हम लोग को बताया जाता है पदार्थ के बारे में। पदार्थ, पदार्थ क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ने बताई थी कि वो चीज़ें या फिर वो वस्तुएँ जो 2 या 2 से अधिक कणों से मिलकर बनी हैं, जो स्थान घेरती हैं, वो द्रव्यमान, यानी कि वो सभी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं वो। यानी कि वो सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, उनको पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। एक तो हमने कहा शुद्ध पदार्थ और एक को कहा अशुद्ध पदार्थ। एक को हमने कहा शुद्ध पदार्थ और दूसरे को हमने कहा अशुद्ध पदार्थ। अच्छे से लिख भी नहीं कहोगे यार, कितना गंदा राइटिंग है। अशुद्ध पदार्थ, इसको हाथ में लेता हूँ भाई, और मस्त है। दूसरे को हमने कहा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को वापस हमने 2 तरीके से बाँटा। अच्छा, पदार्थ को हमने 2 तरीके से बाँटा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है कि जो स्थान घेरे, इसके पास द्रव्यमान है, जो स्थान घेरे, 2 या 2 से अधिक कणों से मिलकर बना हो, जो स्थान घेरे, वो सब पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन जो स्थान घेरे। शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन स्थान तो घेरे
जिसके पास द्रव्यमान तो हो ही, मगर उसके कण जो हैं वो हर प्रकार से समान हो। मतलब कि अगर हम लोग मान लो इतना सा शुद्ध पदार्थ लेते हैं, तो चाहे यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, हर तरफ जो परमाणु हैं वो समान तरीके से व्यवस्थित हों। जैसे कि सोना हो गया, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन को ले लो, जितने भी हमारे पेरियोडिक टेबल में, यानी कि हमारी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, वो सारे मतलब तत्व हैं भाई वो जो तत्व ही हैं जितने हमारे पेरियोडिक टेबल में मिलते हैं हम लोगों को, तो वो सारे तत्व होते हैं, यानी कि एकदम शुद्ध पदार्थ होता है तत्व। और उसके बाद एक और होता है यौगिक। यौगिक का मतलब तत्वों को मिलाकर बनाने वाला। 2 ऑक्सीजन ले लिया, एक O2 बन गया। हमने 2 ऑक्सीजन को लिया, O2 बना दिया, तो हम कहेंगे कि जो O2 बना है यही हमारा यौगिक है। यानी कि तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, और ये भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ पर। अशुद्ध पदार्थ जरूरी है समझना, क्योंकि यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। हमने क्लास 9 में विलियन नाम के टॉपिक को पढ़ा था, क्लास 9 में भी हम लोगों ने। तो अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है, मिश्रण भी कहा जाता है, और ये वापस 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण। मैंने तो उसको ऐसे समझा था कि भैया समांगी मिश्रण है मतलब कि मैं पानी में चीनी मिला रहा हूँ, पानी में नमक मिला रहा हूँ, पानी में ग्लूकोज मिला रहा हूँ, तो वो सब समांगी मिश्रण मतलब जो पूरी तरीके से घुल जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो H2O, या फिर सीधा लिखो ना यार, पानी प्लस नमक। लिख नहीं पाऊंगा, उधर भी एग्जांपल लिखना है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं पानी प्लस नमक। तुम पानी में नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, अदरक मिलाओ, लहसुन मिलाओ, कुछ मिलाओ, अगर वो पूरी तरह से मिल जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ के देखें तो समांगी मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब समांगी मतलब समान अंगों वाला, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना। तो समांगी मतलब समान अंगों वाला। अगर हम लोग पानी में नमक मिलाते हैं और वो जब पूरी तरह से घुल जाता है, तो हम ये देखेंगे कि जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से नमक पानी बन चुका है। मतलब नमक मिला दिया तो नमक पानी पूरी तरह से बन चुका है, मतलब ये समान अंगों वाला हो चुका है। मतलब कि हम लोग इसके किसी भी अंग से कुछ निकालें तो वहाँ पर समान मात्रा में हम लोगों को नमक घुला हुआ मिलेगा। चाहे यहाँ से निकाले, चाहे यहाँ से निकाले, चाहे यहाँ से निकाले, ऊपर से निकाले, चाहे नीचे से निकालें। मगर अगर हम लोग इसी पानी में मिला दें, इसी पानी में अगर हम लोग मिला देते हैं कंकड़ पत्थर, रेत मिला देते हैं, रेत, तो रेत मिलाने पर तो वो घुल जाएगा, बट हम देखेंगे तुरंत ही वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। तुरंत नीचे बैठ गया। अब हमने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा पानी निकाला, यहाँ पर रखा, यहाँ थोड़ा सा पानी निकाला, यहाँ पर रखा, और इन दोनों को चेक किया कि क्या दोनों समान हैं। तो ये दोनों तो वही असमान ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पानी है, नीचे रेत बैठ गया है, तो यहाँ पर रेत ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो पानी ही पानी होगा। तो इस तरह से हमने विषमांगी मिश्रण को परिभाषित किया। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान न हो, है ना। इसका उदाहरण हम लोग लेंगे पानी प्लस रेत, और यहाँ पर हम लोग पानी में नमक मिला दो, चीनी मिला दो, कुछ भी मिला दो, तो यहाँ से होता है ये समांगी मिश्रण। और इसी समांगी मिश्रण से हमारा विलयन बनकर आता है जब हम लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। मान लो यहीं पर हमने मिलाया तो ये एक विलयन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नमक और पानी मिलाने पर विलयन प्राप्त हुआ। तो विलयन हम लोग समझ चुके हैं कि जब 2 चीज़ों को मिला रहे हैं वो मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद विलयन बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हवा विलयन है, तो आपका उत्तर होगा शायद नहीं, मगर केमिस्ट्री की भाषा में हवा भी विलयन का उदाहरण है। ज़रूरी नहीं है कि विलयन केवल पानी में ही हो, विलयन हवा में भी हो सकता है। हवा के अलावा विलयन, इस चम्मच को भी विलयन हम लोग कह सकते हैं। ये चम्मच जो है ये भी विलयन का उदाहरण है, क्योंकि इसको, ये स्टील है, और स्टील भी तो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो स्टील भी क्या है, मगर ये ठोस है, तो ये विलयन कैसे हो गया। तो अब भैया केमिस्ट्री है, विलयन का मतलब आप लोग समझते थे कि कुछ ऐसा कुछ विलयन होता है, विलयन ऐसा कुछ होता है, तो विलयन ऐसा कुछ नहीं होता है। विलयन ये भी है, विलयन ये भी है, और विलयन ये हवा भी है जो आसपास आप देख सक रहे हो। तो विलयन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपके। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है विलयन पर परिभाषा लिखने के लिए, तो अब आप विलयन की परिभाषा लिख सकते हैं
क्या परिभाषा लिखोगे? तो विलयन की परिभाषा है फिर से वही, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी कि संगठन मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका गुण समान होता है ना? गुण मतलब प्रॉपर्टी समान होता है। प्रॉपर्टी समान होता है जी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा ज़रूरी है जानना आगे के टॉपिक को समझने के लिए। चलो, तो पहले एक टेस्ट करते हैं कि अगर मान लो हम लोग जो पहला वाला एग्जाम्पल सोचे थे, याद करो पहला वाला एग्जाम्पल, एक गिलास में हम लोग कुछ डाल रहे थे, तो क्या वो विलयन का एग्जाम्पल है? तो आंसर आएगा बिल्कुल एग्जाम्पल है। सेकेंड जो हमारा एक फोटो था, पिक था, क्या वो विलन का एग्जाम्पल है? वहाँ पर 2 लोग कुछ कर रहे थे, तो वो विलन का एग्जाम्पल नहीं होगा। वो लोग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर विलयन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें जुड़ नहीं जा रहे हैं, एकदम चिपक गए एकदम पूरा, ऐसा नहीं था। थर्ड वाले की बात करें, वो भी विलियन है, उसमें तो सफ़ा दिख रहा है देखने में कि कुछ मिलाया जा रहा है। और चौथा वाला चाय भी विलियन है, क्योंकि आप चाय उठाओ और चाय को ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, कहीं से लो, आप पाओगे कि सब जगह से वो समान ही है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट 2 ज़रूरी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, जो कि है विलेय और विलायक। तो भैया हमने क्या किया था कि एक कंटेनर लिया था, कुछ लिया था, उसमें हमने पानी भर दिया था, जैसे कि हमने वहाँ पर दिखाया मैंने, तो वहाँ पर पानी भर दिया और फिर उसमें मैंने डाल दिया नमक, है ना जी? उसमें हमने डाल दिया नमक। नमक हमने कम डाला और पानी क्या था? ज़्यादा था। तो विलयन में जो कम हो उसको विलेय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में हो उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पानी हो गया हमारा विलायक, नमक हो गया विलेय। मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर चीनी डाला था, ठीक है, चीनी डाला था पानी में, तो पानी में चीनी डाला, चीनी कम ही रहेगा ना जी। पानी कंटेनर भरा है, तुम बोरा भर के चीनी डाल नहीं दोगे उसमें, तो चीनी क्या हुआ, क्योंकि कम है तो ये हो जाएगा विलेय। कहाँ गया रे विलेय? और चीनी विलेय, पानी विलायक। चलो भाई, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सांद्रता के पदों के बारे में। तो सांद्रता के पद अब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का था विलयन की परिभाषा, जिसको कि हम लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं सांद्रता के पद पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें कि मुररता, मुरलता, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। मोल अंश आते हैं, जहाँ से कि परिभाषा पूछ ली जाती है, और इससे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं परिभाषा भी बता दूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये उस 20% सिलेबस में से है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को। सबसे पहला हम लोग का टर्म है, अच्छा, एक सांद्रता नाम दी जा गई। सांद्रता होती क्या है? तो भैया सांद्रता मतलब एक तरीके से गाढ़ापन। मान लो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीनी मिला दिया आपने, नमक मिला दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया, तो हम लोग कहेंगे कि विलयन का सांद्रता बहुत ज़्यादा है। मान लो चीनी मिला रहे हैं, चीनी बहुत कम मिलाया, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि बहुत ही कम सांद्रता वाला विलयन है। मतलब सांद्रता का जो अर्थ है वो है विलेय की कितनी मात्रा, है ना, विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब कितना विलेय मिला है, बस। चलिए पहला टर्म देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता के पद के अंतर्गत, अच्छा, सांद्रता को नापना है तो कितना गाढ़ा है, ये नापना है ना, कि भैया कितना गाढ़ा है, मतलब नमक मिलाया है तो नमक कितना ज़्यादा मिला है। ज़्यादा नमक मिला होगा तो क्या होगा, हम लोग अगर इसका छोटा सा पार्ट उठाएंगे, इतना सा पार्ट उठा के बाहर निकालें, इतना सा निकाल लिए, देखो डब्बा में इतना सा निकाल लिए, अब उसमें हम लोग गए, देखे तो बहुत ज़्यादा नमक है, तो हम लोग कहें कि 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ है, 100 ग्राम में इतना नमक मिला है। ठीक है, कोई एक और अंकल आए, वो बोले तुम ये बताओ कि इसके 100 ml में कितना ml नमक है। चलो भाई, इसका ये मान लो 100 ml है, तो अब सांद्रता का बदल गया पद। उसने पूछा ग्राम में, उसने पूछा कितने, इतने ml में कितना है। फिर कोई आ गया और वो बोला कि इसके 100 ml में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, तो वो एक नया सांद्रता का पद आ गया। कोई आके कहेगा कि इसके 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय के, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे पहले वाले अंकल की, जो आकर हम लोग से कहते हैं कि
ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के 100 ग्राम में कितना चीनी घुला है। इसमें मैं चीनी बोला था भाई, तो इसके 100 ग्राम में कितना चीनी घुला है, कितने ग्राम चीनी घुला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके 100 ग्राम में कितना चीनी घुला हुआ है, यही हम लोग को पता करना है। तो हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमारे पहले अंकल हमको सिखाते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। अरे दादा, पहला टर्म द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम विलायक यानी कि पानी, 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय। 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय। मान लो हमने इसमें नमक मिलाया है, इसको हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं नमक, मतलब सॉल्ट, यानी कि इसको कह देते हैं एस। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमसे कहा गया कि तो हमने क्या पूछा प्रश्न कि 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें मिला क्या है। तो यहाँ पर हमने एस लिया, इसको हम लोग लेते हैं वाटर यानी डब्ल्यू। तो इस विलयन में डब्ल्यू और एस से मिलकर कुछ बना है ना। तो डब्ल्यू प्लस एस में कितना विलेय। डब्ल्यू प्लस एस में यानी कि नमक और पानी को मिलाकर ये जो विलयन बना है, इसमें कितना विलेय है। तो भैया एस विलेय है, एस ग्राम लिख लेते हैं। तो एक में कितना होगा, एस बटा ये टर्म डब्ल्यू बटा डब्ल्यू प्लस एस। तो 100 में कितना होगा, एस अपॉन में डब्ल्यू प्लस एस इंटू 100। यहीं से हमारी परिभाषा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं सीधे आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या है। हालांकि मैंने बस इसमें यही किया है कि डब्ल्यू ग्राम नमक, सॉरी डब्ल्यू ग्राम वाटर और एस ग्राम साल्ट को मिलाने पर जो विलयन बना, उसमें कितने ग्राम विलेय है, मतलब कि इस पूरे में कितने ग्राम विलेय है। तो हमने कहा कि इसमें एस विलेय है, एस ग्राम विलेय है। तो 1 ग्राम में कितना, एक ही नियम, हम लोग एक नियम की क्या पढ़ते थे ना बचपन में, उसके हिसाब से 1 में कितना होगा, एस अपॉन में कितना। तो 100 में कितना होगा, और वही तो पता करना है कि 100 ग्राम में कितना विलेय, 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय। तो ये वाला आ गया। इसको मैं सूत्र के रूप में नीचे लिख देता हूँ, आप उसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चलो भाई, तो मैंने इसको थोड़ा सा सूत्र के रूप में लिख दिया है। अगर आपको पूछा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत वगैरह निकालिए, तो आप विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान का भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। हालांकि इतना बहुत जरूरी नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए, हो सकता है आ जाए। हाँ, तो अब द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, और उसके लिए हम लोग फिर से दूसरे अंकल जी को लाएंगे। दूसरे अंकल जी आते हैं और कहते हैं कि भैया, ये जो तुमने कंटेनर लिया है जिसमें पानी भरा है और नमक वगैरह भरा है, ये बताओ कि इस पूरे कंटेनर के 100 ml पार्ट के, जो 100 ml पार्ट है, मतलब उस 100 ml पार्ट में कितने ml विलेय घुला हुआ है, यानी कि 100 ml पानी में कितना ml नमक घुला हुआ है। मतलब ml का मतलब आयतन से है ना। तो नमक का कितना आयतन घुला हुआ है उन्होंने पूछा। तो यहाँ से निकल कर आया आयतन प्रतिशत, यानी कि उनके क्वेश्चन से निकल कर आया आयतन प्रतिशत। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि आयतन प्रतिशत को तो लिख दूँ भैया, चलो। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा सेकंड सांद्रता का पद, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब है यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में कितना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे 100 ml विलायक। विलायक मतलब वही पानी जी। तो 100 ml पानी में कितना ml विलेय, यानी कि नमक। तो 100 ml विलायक में कितना ml विलेय,
अगर हमसे कोई पूछता है तो हम लोग उसको उत्तर जो देते हैं वही होता है हमारा आयतन प्रतिशत। तो इसी से हम लोग इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भैया। चलो लिख देते हैं इसके सहारे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर हमने परसेंट W/W लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट V/V। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर है विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर आयतन लिखा है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। मैं पूरा लिख रहा हूँ, दूसरी जगह खाली पड़ेगा। तो और नीचे यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन इन 200। लो ये बन गया, लो। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हम लोग के नए अंकल जी आते हैं, बहुत पुराने बूढ़े से अंकल जी, है ना, बहुत पुराने बूढ़े से अंकल जी आते हैं और वो पूछते हैं हम लोगों से कि ए भैया तुम ये सब तो कर लिए, हमको ये बताओ कि इतने यानी कि 100 ml पानी में कितने ग्राम नमक है। पहले वाले अंकल आए, उन्होंने पूछा 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का पता चला। अगले अंकल आए, उन्होंने बोला कि 100 ml पानी में कितने ml नमक है, तो वहाँ से हमको आयतन प्रतिशत के बारे में पता चला। अब अंकल जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बताओ 100 ml पानी में कितने ग्राम नमक है ना, तो यहाँ से निकल कर आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, है ना, विलेय के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान और आयतन दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ml तो ये आयतन है और gm क्या है, ग्राम क्या है, द्रव्यमान है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट है हम लोग का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया 100 ml विलायक में कितने gm नमक की विलेय, यानी कि विलेय। तो यहाँ से भी सेम वही ऐसा फार्मूला आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लो। तो ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का निकालने का फार्मूला। आप लोग कुछ दवाई वगैरह को देखते होंगे तो आपको ये दिखता होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है परसेंट W/W। एक दवाई मेरे पास है, ये कुछ दवाई है कुछ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग दिख रहा है कुछ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.05% W/W लिखा है, यानी कि ये जो हमारे पास लिक्विड जो भी इसके अंदर है, उसके अंदर ये जो भी यहाँ पर 408 करके जो भी हमारे पास तत्व है या फिर जो भी पदार्थ है, ये 408 करके वो 0.05% W/W के हिसाब से मिला है। यानी कि इसके जो ये अंदर जो भी इसके लिक्विड है उसके 100 ग्राम भाग में 0.05 ग्राम ये जो 408 करके जो भी दवाई वगैरह जो भी कुछ है ये मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर में कुछ देख सकते हो और इस तरह से पता कर सकते हो। मैं और कुछ देखता हूँ, कुछ दवाई मिले तो कुछ पता चले, और कुछ दवाई। तो यार यहाँ पर मेरे पास अभी सिप्लाडिन मौजूद है और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पोविडन आयोडीन IP करके लिखा है, जो कि 5% W/W है। तो W/W से आप पहचान सकते हो कि ये जो भी चीज़ हमारे पास ये दी हुई आयोडीन वगैरह जो भी है, ये इसके अंदर 5 ग्राम है, मतलब कि इसके 100 ग्राम भाग में 5 ग्राम ये जो भी आयोडीन वगैरह है ये मिली हुई है। तो ये तो हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में इसके कुछ उपयोग देख लिए हैं। अब आता है मोलरता और मोलरता को पढ़ने का समय, यानी कि मोलारिटी और मोलालिटी को पढ़ने का बारी। चलिए इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं मोलरता और मोलरता के पीछे। तो चलो भाई, मैंने सब साफ कर दिया है, अब हम लोग देखते हैं आगे। अभी तक हम लोग के पास कुछ अंकल लोग आ रहे थे और बोल रहे थे कि तुम ये बताओ इसके 100 ग्राम में कितने ग्राम मौजूद है। इस बार हम लोग के पास आती हैं एक भाभी, ठीक है, एक भाभी जी आती हैं और वो बोलती हैं कि ये बताओ भैया, ग्राम ग्राम भाड़ में जाए, तुम ये बताओ कि इसके 1 लीटर में, मान लो ये 1 लीटर है, इसके ये जो हमारा कंटेनरवा है, इस कंटेनरवा के 1 लीटर में
कितने मोल विलेय के कण उपस्थित हैं, कितने मोल विलेय के कण मौजूद हैं, यानी कि कितने मोल नमक मौजूद है NaCl। NaCl कितने मोल है, कितने में, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है NaCl। अब मोल का मतलब हो सकता है कि आपको ना पता हो, तो मोल को एक बार मैं छोटा सा बता देता हूँ। मोल मतलब एक संख्या है ना, मोल मतलब एक संख्या है, और इसको अगर निकालना होता है तो भार बटे अणु भार करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भार बटे अणु भार, मोल को निकालने का। समझाता हूँ क्या है। अगर हमारे पास NaCl है और हमने इसको मिलाया है, तो अगर हम भैया नमक का मतलब समझ रहे हो, 1 चम्मच नमक मिलाया मतलब बहुत नमक मिला दिया तुमने यार, बहुत नमक मिला दिया। तो 1 चम्मच नमक में बहुत सारे करोड़ों अरबों होंगे, है ना। तो साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा कुछ पंचायत वगैरह किए और इतना बस समझ लो कि एक संख्या निकाली, और उन्होंने कहा कि भैया ये जो संख्या है ना, इसको हम लोग मोल कहेंगे। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास NaCl 12 ठो आ गया, है ना, 12 ठो NaCl आ गया, तो हम लोग कहेंगे 1 दर्जन। अगर हमारे पास 6 ठो आ गया तो हम लोग कहेंगे आधा दर्जन, है ना। हम लोग क्या कहेंगे, आधा दर्जन कहेंगे। और वहीं पर अगर ये संख्या बढ़कर हो जाती है 6.02 × 10⁻23, तो हम लोग कहते हैं कि ये है हमारे पास 1 मोल। 1 मोल ले भाई, 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 इतने सारे NaCl के अणु। यानी कि हमने ये देखा कि अगर हमारे पास NaCl के जो अणु हैं वो 6.02 × 10⁻23 इतने सारे अणु हैं, तब जाके हमारे पास 1 मोल मिलेगा, है ना। तो ये तो बस एक बार बार की बात हो गई। सीधे सीधे अगर आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा तो आप एक फार्मूला लगाओगे इसके लिए, और वो फार्मूला है मोल। मोल बराबर भार बटे अणु भार। अबे यार अणु भार, ठीक है। भार मतलब दिया हुआ भार, दिया हुआ भार। आओ समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा भैया मोल का परिभाषा होता है दिया हुआ भार बटे अनुभार। अब जो हमारी भाभी जी हैं उनको चाहिए, अब जल्दी से बताओ भैया कितना हमको, क्या कितना, क्या कितने मोल है, जल्दी बताओ। तो मोल की एक परिभाषा होती है जो कि ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। तो दिया हुआ भार, आपको ये जो नमक है ना इसका कितना भार है, भार मतलब ग्राम में दिया होगा, है ना। तो आपको भार यहाँ पर दिया होगा। मान लो अभी के लिए इसका जो भार है हम इसको 29 मान के चलते हैं, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो के लिए। ये हमारे पास 29 ग्राम नमक हमने इसमें मिलाया है, ठीक है, 29 ग्राम नमक मिलाया है। तो दिया हुआ भार मतलब कि 29 ग्राम भार, और नीचे है अणु भार। अणु भार किसका, विलेय का अणु भार, क्योंकि हम लोग किसका नहीं मोल निकाल रहे हैं, विलेय का मोल निकाल रहे हैं, हम लोग विलेय का मोल निकाल रहे हैं। अब अणु भार निकालना है, NaCl का अणु भार हम लोग कोने में निकालेंगे। ये हमारे पास NaCl, इसका हमको अणु भार निकालना है। NaCl मिलकर बना हुआ है Na और क्लोरीन नाम की अणु से, यानी कि सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर NaCl बना दिए। Na का और Cl का मान लो एक समय के लिए इतना मानो ना कि हमने इसको तराजू पर रखा, इसका कुछ वेट आया, एक समय के लिए मान लो, हालांकि द्रव्यमान अलग चीज़ होती है, बट अभी के लिए इतना मानो, तराजू पर रखा, इसका कुछ वेट आया और साइंटिस्ट ने कहा कि इसका वेट है इतना, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो। सोडियम की बात करें, सोडियम 11 नंबर पर होता है, तो इसका वेट होगा, और ये 17 है, तो इसका वेट जो है ना, क्योंकि ये 11 है और 11 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या पर आने वाले जो अणु हैं, 1 से 20 तक अणुओं की बात कर रहा हूँ, विषम संख्या पर जो अणु आते हैं उनका अगर आपको भार निकालना है, आणविक भार, है ना, तो Na का आणविक भार अगर निकाला जाए कि एक अणु का कितना भार होगा, तो आपको 11 का दुगना करके 1 जोड़ देना है। अगर सम संख्या होती तो केवल दुगना करते हैं। अगर मान लो हमारे पास सम संख्या मतलब मान के चलो हमारे पास होता 12 होता, तो हम केवल 2 से गुणा कर देते हैं, और हमारे पास 12 नाम का तत्व है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो 12 नंबर वाले तत्व का आणविक भार निकल कर आ जाता है 12 दूनी 24, मगर यहाँ पर कितना आएगा 23, तो Na का कितना हो गया 23, प्लस क्लोरीन 17 नंबर पर है। क्लोरीन केमिस्ट्री में भैया अपवाद चलता रहता है, तो केमिस्ट्री में अपवाद के अंतर्गत ये हमारा 35.5 निकल कर आता है, बट अभी के लिए हम लोग मोटा मोटा लेके चलते हैं 35।
तो 23 और 35 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 58। 58 यानी कि NaCl का अणु बाहर निकलकर अभी के लिए आया है 58। अब क्या करेंगे भैया, 58 से इसको कट जा रहा है 2 बार में, सॉरी 2 बार में, तो 1/2 यानी कि आधा मोल, या फिर लिख दो 1/2 मोल। हमारे पास कितने मोल मौजूद है NaCl? 1/2 मोल, है ना। हमारे पास 1/2 मोल मौजूद है NaCl। ठीक है, इसको मिटा दूँ भैया, कहाँ गया डिस्टर्बा, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यहाँ से इसको, ये हमारा रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला, हमने यहाँ से निकाला मोल। किसका मोल निकाला? NaCl का कितना मोल है, इस पूरे विलियन में कितना मोल है। मगर हमको तो बोला गया है कि 1 लीटर में कितना मोल है। हमको ये भाभी जी ने क्या पूछा है, मान लो भाभी जी का नाम है, मान लो अंजलि भाभी नाम है, तो अंजलि भाभी जो है उनसे वो हमसे क्या पूछिए, 1 लीटर में कितने मोल है। और हमने क्या निकाला है, आधा मोल कितना है, पूरा में कितना मोल है ना। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं मोलरता। ये जो पूरा पंचायत हुआ है ना, ये मोलरता के लिए हुआ है। और ये पंचायत कौन किया है? अंजलि भाभी की है। चलो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मोलरता। मोलरता जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मोलैरिटी। मोलैरिटी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोलैरिटी। इसका मतलब क्या निकल कर आया हम लोग के लिए? हम लोग के लिए इसका मतलब निकल कर आया, भाभी जी ने जो क्वेश्चन पूछा वही इसका मतलब है कि भैया परिभाषा इसकी, और भैया परिभाषा दोनों पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये परिभाषा हम लोगों को 2 नंबर पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलरता की परिभाषा र आ रहा है, ठीक है, र, इसको ध्यान रखना है, र है, एक मोलरता भी है, इसमें ल आता है। ठीक है, तो मोलरता है ये। तो मोलरता में क्या है, 1 लीटर, मोलरता अंजलि भाभी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। किसके मोल? विलय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, मेरा मार्कर ये रहा। चलो, इसका फॉर्मूला हम लोग के पास है, मोलरता मोलरता हमारे पास क्या है, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में, सॉरी लीटर में। हमने ये पूछा भाई 1 लीटर में कितना है, तो लीटर ही ना। चलो, तो किसमें? लीटर में। विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, इसको मैं एकदम बढ़िया सजा देता हूँ। और अब हम लोग इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो हमने कितना लिया था, 29 ग्राम लिया था ना जी, 29 ग्राम हमने नमक लिया था। इसके लिए अगर हम लोग को मोलरता फाइंड करनी हो इस वाले सोल्यूशन के लिए, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास हो जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोल हमको लिखना है ऊपर में, विलय के मोल ऊपर लिखना है। विलय के मोल कितने निकल कर आए थे, आधे मोल निकल कर आए थे विलय के, तो आधा लिख देंगे। अब आधा कैसे लिखूँ यार, ऐसे लिखता हूँ, चल लिखता हूँ ऐसा ही, चल 1/2 आधा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमने ये तो बता दिया कि भैया इसमें हमने 29 ग्राम बनाया, मिलाया जो है नमक, मगर ये पनिया कितना था, है ना, ये पनिया कितना था, पनिया मान के चलो हमारे पास 100 था, 100 लीटर था। ठीक है, 100 लीटर पानी था हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लीटर में होना चाहिए, अगर मिलीलीटर में होगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहा, 100 लीटर पानी था ये मान के चलो। अब 1/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/100, है ना। यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये क्या किया तुमने भैया, इसको देखो। अच्छा ठीक है, एक समय के लिए मानो ये 100 के नीचे कुछ ना, 100 के नीचे 1 हुआ ही होगा। 1/2 भागे 1 इतना, 1/2 भागे 100/1, यही बात कहा गया है ना, भाग का मतलब, बटे का मतलब भाग ही होता है ना जी। तो 1/2 का भाग दे रहे हैं 100/1 में, और जब गुणा हटता है तो भाग का साइन आ जाता है, सॉरी भाग हटता है तो गुणा का साइन आ जाता है। तो 100 गुणा का साइन तो आता है, मगर ये उल्टा भी हो जाता है। ये हो गया, ये बचपन में मैंने पढ़ा था, ये क्लास 4 में पढ़ा था हम लोगों ने साथ।
यहाँ पर हमारे पास 1/200 हो जाएगा, लो भाई, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, ऊपर क्या है मोल है, नीचे लीटर में बात चल रही तो लीटर। ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए। अभी हम लोग जाने वाले हैं, अभी हम लोग और न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके पीछे, बट इसके पहले हम लोग, हमारी एक और भाभी आ रही हैं जिनका नाम है, जिनका नाम है जिनका नाम है श्रद्धा। तो अब हमारी श्रद्धा भाभी आ रही हैं और वो कहती हैं, क्या कहती हैं, पहले मिटार तो लूँ। अंकल जी लोग आए तो बढ़िया बढ़िया चीज़ नहीं बोले, आंटी लोग आई हैं तो मोलरता और मोललता दो चीज़ें बता के गई हैं, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परिभाषा पूछा जा सकता है। बहुत परपंच हो गया यार इस वाले कंटेनर के साथ, इस कंटेनर की माँ बहने करके रख दी हमने, अब इसके साथ करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। और नेक्स्ट टॉपिक इज मोललता। मोलैलिटी। चलो भाई, हमारी नेक्स्ट जो भाभी आ रही हैं वो ये कह रही हैं हम लोगों को, पेनामा से हटवा मिली है फिर से। तो हमारी नेक्स्ट भाभी जो आ रही हैं श्रद्धा भाभी जी, वो हम लोग को ये कह रही हैं, पूछ रही हैं हम लोग को कि भैया तुम ये बताओ, हमारी वो आई हैं इसके पहले अंजलि भाभी आई, अंजलि का सवाल जवाब दे दी तुम कि ये बता रही है कि तुम जो है 1 लीटर में कितने मोल होंगे। अब तुम मुझको बताओ 1 केजी में कितने मोल होंगे। उन्होंने बोला 1 केजी में कितने मोल होंगे, विलायक के 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या बता दो, है ना, मतलब कि पानी के 1 किलो पानी में कितने मोल चीनी घुला है ये बता दो। हाँ 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 हाँ, अगला गया। अब यहीं से जन्म हुआ मोललता का। तो मोललता क्या कहती है, सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि भैया यहाँ पर विलियन की बात हुई है, मगर यहाँ पर बात होगी 1 केजी विलायक, विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, की संख्या। एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बताओ, मतलब कि कितने केजी ये जो चीनियाँ है, कितना केजी घुला है। मैं चीनी नहीं लेता हूँ क्योंकि चीनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं लेता हूँ यहाँ पर फिर से वही नमक लेता हूँ क्योंकि NaCl है, आराम से काम हो जाएगा। मैं ग्लूकोज लूँगा तो ग्लूकोज C6H12O6 करके होता है, जो भी होता है। तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे कि पगला जाओगे तुम लोग, फिर हम लोग नमक ले लेंगे इस बार भी, फिर नमक के मिलाओ वाला जो है NaCl मिलाया। इसके लिए जो मिलता है फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, वो मिलता है सेम इसकी तरह, मोललता है, यहाँ पर मोललता कर दोगे, यहाँ पर मोलरता है, यहाँ पर हम लोग मोलरता कर देंगे, मोलरता। और मोललता की परिभाषा क्या हो जाएगी, विलेय के मोल तो रहेगा ऊपर, विलेय के मोल तो ऊपर रहेगा ही, विलेय के मोल तो ऊपर रहेगा ही, नीचे विलयन का आयतन नहीं आएगा, नीचे आएगा विलायक का भार। और वो भी किसमें, केजी में, है ना। उन्होंने पूछा क्या है, 1 केजी में बताओ कितना मोल है ये बताओ। उन्होंने बोला 1 लीटर में कितने, 1 लीटर विलियन में कितने, इन्होंने पूछा 1 केजी विलायक में कितने। ठीक है, तो यही है हमारा मोलरता का कॉन्सेप्ट और मोललता का कॉन्सेप्ट। अब कुछ टर्म्स पर आते हैं। ये जो हमारा मोललता है ना, मोललता, इसको हम लोग कैपिटल M नहीं स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, इसको हम लोग करते हैं कैपिटल M। ठीक है, मतलब अगर कहीं लिखा हो कि तुम यहाँ पर M निकालो तो तुम लोग मोललता निकालोगे, और तुमको बोल तुम M निकालो, M निकालो तो तुम मोललता निकालोगे, मोलरता निकालोगे तुम। ठीक है, तो चलो हम लोग को मोललता और मोलरता वाले टॉपिक समझ में आ गए। अब एक तीसरा बच्चा निकल कर आता है जिसका नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, जो तीसरा वाला बच्चा है उसका नाम है मोल प्रभाज,
जिसको कि हम लोग यहीं पर लिखने वाले हैं, लगभग यहाँ पर हो जाना चाहिए मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, है ना। तीसरे का नाम है मोल प्रभाज। इसको हथा में लेके मजा आ रहा है बोलने में। मोल फ्रैक्शन, चलो भाई, मोल फ्रैक्शन समझाता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल प्रभाज जो है, मोल प्रभाज को कहीं कहीं पर मोल अंश भी लिखते हैं, तो मैं मोल अंश यहीं पर लिख देता हूँ। जब बहुरा जाओगे कि अरे मोल प्रभाज पढ़े थे, मोल अंश कहाँ से आ गया? यह हमारा मोल अंश है ना। एक का चीज याद लो, कोनो किताब में ई लिखा है, कोनो किताब में ई लिखा है, ठीक है। चलो अब समझते हैं मोल अंश क्या है। मोल अंश कुछ है नहीं, मोल अंश एक प्रकार का क्या है, अनुपात है। अब अनुपात क्या होता है? ये एक प्रकार का अनुपात है, ये बहुत जरूरी चीज है। अनुपात का मतलब होता है जिसको तुम बटे में करके लिख सको, मतलब ये चीज है ना, ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा, ए बटे बी के रूप में इस तरह से कुछ कर सको। तो ये एक अनुपात है, भाग का जो निशान यही है बस। किस प्रकार का अनुपात है? तो हमने NaCl मिलाया, NaCl के कुछ मोल मिलाए। कितने मोल मिलाए थे? हाफ मोल शायद मिलाया था क्या, तो है ना। और पानी के मान के चलो हमने कुछ, इसमें कुछ मोल तो होंगे ना जी, पानी के अणु H2O के मोल होंगे ना, H2O का ये मोल NaCl का रहा ये मोल, ये रहा अणु NaCl का, अंडा संडा बन गया उसी में। चलो ठीक है, NaCl का अणु है, H2O का अणु है। H2O के बहुत सारे अणु होंगे, करोड़ों अणु होंगे। तो हमको अगर पता चल जाए कि कितने मोल अणु हैं H2O के, और ये पता चले कितने मोल NaCl कितने मोल अणु हैं, और उन दोनों का अनुपात का निकाल लें। यानी कि इन दोनों का अनुपात नहीं है, बता रहा हूँ जिस तरह से। इसका मतलब है, इसको बताता हूँ। चलो इसका मतलब है विलयन, मूल अंश, मूल अंश, मूल अंश का मतलब है विलयन, सॉरी विलेय, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल। विलयन के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल। पानी का मान लो हमारे पास, इस टाइम इसके मानो ना, इसके 2 मोल हैं और इसके 10 मोल हैं। 10 मोल H2O है और 2 मोल NaCl है। 10 मोल और 2 मोल, ठीक है। चलो तो मोल अंश जब भी हम लोग निकालेंगे, किसी चीज का निकालेंगे, या तो हम इस पानी में इसका मोल अंश निकालें, तो यहाँ पर विलेय की जगह हम लोग लिखेंगे अवयव के मोल। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँगा कि भैया पानी का मोल अंश निकालो, तो पानी का मोल अंश निकालते वक्त आप विलेय के फॉर्मूले में तो आप ये 10 रखोगे ना जी। आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को भैया, सीधे सीधे काहे माथा बच्चे करूँ। यहाँ पर विलेय की जगह आप रखो अवयव, जिस अवयव का निकालना है, किसी अवयव का मोल अंश निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अवयव। अवयव मतलब जो भी भाग है, विलयन का जो भी भाग है, ये दो ही क्या है, ये दोनों ही भाग हैं, तो दोनों ही अवयव है। जिस अवयव का निकालना है उस अवयव का मोल ऊपर लिख देंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया मोल अंश का। मोल अंश की परिभाषा क्या होगी भैया, समझ में नहीं आया। मोल अंश की परिभाषा भी मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ। मोल अंश की परिभाषा जो है वो है कि अवयव के मोल, किसी अवयव का मोल मोल प्रभाज मोल प्रभाज का हमारे पास डेफिनेशन क्या आया, डेफिनेशन ये आया कि मोल प्रभाज अवयव के मोल और विलयन के मोलों का अनुपात होता है। तो विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। विलयन का मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोल को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। विलयन का, विलयन मतलब ये पूरा चीज है ना, विलयन तो ये पूरा है ना। इस विलयन में क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारे पास विलेय भी है और विलायक भी है, विलेय भी है प्लस विलायक भी है।
तो ये दोनों को मिलाकर हमारे पास विलयन बना है। तो विलय के मोल है 2 थे, यहाँ पर लिखा ना, विलायक का मोल है 10, 12। विलयन का मोल कितना हो गया? विलयन में कुल कितने मोल हैं? तो 12 मोल हैं। अगर हम लोग इस कंडीशन में मान लो हमको निकालना हो कि तुम पानी का मोल अंश निकालो, तो भैया पानी का मोल अंश, इसमें इस वाले विलयन में पानी का मोल अंश, पानी का मोल अंश निकालना है तो अवयव के मोल बटे विलयन के मोल। अवयव का मोल मतलब कि पानी का मोल, जिस अवयव का निकालना है। तो पानी के कितने हैं? 10 हैं, ऊपर 10 लिख देंगे, 10। और विलयन के कुल कितने हैं? 10 + 2। विलयन में तो ये भी है और ये भी है, तो विलयन 10 + 2, 10 बटे में 12, 5 बार में 6 बार में 5 बटे 6, 5 बटे 6 आ जाएगा आंसर। तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये तीनों समाप्त हो गए हैं। मोल प्रभाज के अंतर्गत एक और चीज़ है कि जब आप निकालोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चलो भाई, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि विलयन के सभी अवयव, माने हमने यहाँ पर हमने H2O लिया है और यहाँ पर हमने NaCl लिया है, ठीक है। NaCl कितने हैं? 10 मोल है, और इसके 2 मोल है। इसका मोल प्रभाज निकाला, इसका मोल प्रभाज निकाला, और दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो दोनों को जोड़ने पर एक आता है, ये बस याद रखो। बाकी आपको परिभाषा याद रखनी है मूल प्रभाज की। मूल प्रभाज से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है तो लगवा दूँ, बट मूल प्रभाज का न्यूमेरिकल आ सकता है वैसे, बट अभी मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा नहीं तो मैं अभी मूलरता, मूललता और मूल अंश को समाप्त करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राउट के नियम पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस मेरे हिसाब से 50% चांसेस है कि एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं राउट के नियम को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग, एक मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जब हम लोग देखते हैं कि जब एक पानी को गर्म किया जाता है और फिर उसके ऊपर कुछ रख दिया जाता है, जैसे मान लो हमने पानी गर्म किया और उसके ऊपर कुछ रख दिया, तो हम जब देखते हैं कुछ देर बाद या फिर तुरंत ही थोड़ा हटा के देखें तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं उस प्लेट के ऊपर। मान लो उस ऊपर मैंने प्लेट रखा था, तो उस प्लेट के ऊपर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं। तो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? इसका मतलब ये है कि जो पानी है गर्म होने के बाद, जैसे कि मैंने फिर वही एग्जांपल ले लेता हूँ अपना इसका, जैसे कि हमने इस डिब्बे को फिर से लिया और इसके ऊपर हमने जो है इसको रख दिया, इसको इस तरह से रख दिया और पानी अंदर गर्म है। हम लोग जब इसको कुछ देर बाद हटा के देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कुछ पानी की कण दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो कुछ वाष्प के रूप में ऊपर आ रहा है। वाष्प का मतलब क्या है? तो जब हम लोग पानी, मान के चलो इस कंटेनर में हम लोगों ने कुछ पानी डाल दिया, इस कंटेनर में मान लो हमने कुछ पानी डाला इस तरह से, तो इसकी जो सतह पर जो जल के जो कण होंगे, अरे अणुआ तो पूरा पानी में फैला हुआ ना जी, पानी अणु से ही मिलकर बना है H2O के मॉलिक्यूल से, और हमने डाला क्या है? H2O डाला है, H2O का मॉलिक्यूल डाला है ना जी। हमने इसमें H2O के अणु डाले हैं, मतलब कि हमने इसमें पानी डाला है। इसका मतलब जब गर्म इसको किया जाएगा तो इसके सतह के कण जो हैं और अंदर वाले कण भी जो हैं वो ऊपर आएंगे और इसके सतह को छोड़कर भागने लगेंगे। जब भागने लगेंगे हमको दिखाई भाई कुछ नहीं देने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब तुमको दिखाई थोड़ी देगा तो यहाँ पे निकल रहा है ना, पानी ऊपर जा रहा है, वाष्प दिखाई दे रहा है, वाह, है ना। तुमने जंग में पानी गिरा दिया और फिर वो जो पानिया ऊपर उड़ रहा है तुम्हें दिख रहा है कि पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा उस चीज़ को। तो जब हम इस तरह से पानी गर्म करते हैं तो इसके ऊपर के जो अणु हैं वो भागना शुरू करते हैं ऊपर, और इसी कारण जब इस पर हम लोग कुछ रख देते हैं तो ये जो पानी के कण हैं धीरे धीरे ऊपर धीरे इकट्ठा हो जाते हैं और एक सतह, पानी की छोटी सी एक लेयर बना लेते हैं, और इसको हटा के देखते हैं तो पता चलता है कि इस पर, तो इसको हटा के दिखा पर पानी की बूंदें हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक छोटा टर्म सीखने वाले हैं, राउट का नियम। और उसके पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। उसके पहले हम समझने वाले हैं कि वाष्प क्या होता है। तो वाष्प को अगर समझना है हम लोगों को, तो वाष्प को तो हम लोग समझ चुके हैं। कैसे समझ चुके हैं? कि चलो भाई हम पानी को गर्म नहीं करते हैं, यहाँ पर इस पानी को हमने गर्म नहीं किया, यहाँ पर हमने इसको नॉर्मल छोड़ दिया, है ना। इसको हमने नॉर्मल हम छोड़ दिया तो क्या होगा? हवा आएगी, है ना। हवा तो भैया चारों तरफ है, हवा आएगी और हवा आएगी और इसको अपने साथ इसके सतह के कण को उड़ा के ले जाएगी। तो क्योंकि पानी के जो कण हैं वो हवा में परिवर्तित हो जा रहे हैं, वायु में परिवर्तित हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वाष्प।
वाष्प। फिर से एक बार बताता हूँ मैं, मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, है ना। फिर से ये रहा हमारे पास पानी, ठीक है। मतलब मैं बता क्या रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसको हाथ में लेता हूँ, मज़ा आता है बात बोलने में। चालू है ना भाई, चालू है, चालू है। चलो तो हाँ, हाथ में लेके बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि इसके सतह पर कुछ पानी के कण होंगे, हवा आएगी और ये सब कण उसके साथ उड़ जाएंगे, है ना, कण उसके साथ उड़ जाएंगे। और ये जो उड़ गए हैं कण, इसी को हम लोग कह रहे हैं वाष्प। हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ गया। अगर हम लोग सतह पर पानी गिरा देते हैं और पानी फैल जाता है, तो हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि वो पानी सूख जाता है। वो पानी जाता कहाँ है भैया? वो कुछ नहीं होता है, हवा के पार्टिकल्स, मतलब हवा आती है, इसके साथ रगड़ती है और इसको उठा के ले जाती है ना। कुछ खास यहाँ पर होता है नहीं, बस हवा आई, इसको पार्टिकल को पकड़ी, पानी के पार्टिकल को, और उठाकर इसको ले गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ सही से काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ काम से चल रहा था, मतलब पानी हमने गिलास में भरा, हवा आया और पानी के जो ऊपर के कण हैं उनको उठाकर ले गया, पानी के ऊपर के कण को उठाकर ले गया। अच्छा, आप कहोगे क्या सच में ऐसा होता है? अभी पर यहाँ पर पानी है, हवा से संपर्क में आ रहा है, मतलब कि इसके सतह का जो पानी है वो उड़ रहा है। इतना नहीं उड़ जा रहा है कि आज अभी इतना पानी है, हवा आया उड़ गया, कल सुबह तक गायब हो गया। बहुत ही धीमी प्रक्रिया है ये, मतलब बहुत ही कम अणु इसमें से निकल रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है इसमें, इसलिए हमको बहुत ही कम पता चल रहा है कि इसमें से पानी उड़ गया। मगर अगर मान लो बहुत इसमें तन्नी से पानी रखे हम लोग, तो हम ये देखेंगे सुबह तक पानी गायब हो जाता है, मतलब वो कहाँ गया? वो वाष्प बन गया। अब सब कुछ मामला सही चल रहा था, हवा आता था, ऊपर के जो कण हैं उसको उठा के ले जाता था। तभी एक लड़की आई और इसके ऊपर एक टोपी पहना दिया, उनका काम ही यही होता है। तो जब उस लड़के ने यहाँ पर टोपी पहना दिया, फिर क्या हुआ? तो फिर इसके अंदर हवा थी, इसके अंदर हवा थी, तो अब ये देखने को मिला कि इसके जो ऊपर के कण हैं वो धीरे 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 अपनी सतह को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अपने सतह को ये छोड़ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सतह पर लड़े, अब यहाँ पर ढेर सारे अणु हो गए, किसके? यही जो नीचे इसके सतह पर थे, मतलब कि इसके जो सरफेस पर थे, पानी के जो पार्टिकल्स थे, वो पानी जो है हवा में उड़ गया, है ना। अब क्योंकि डब्बा बंद है तो क्या होगा? पानी और जाएगा, उड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अब पानी और उड़ नहीं सकता, पूरा एकदम इसके ऊपरी भाग में जितना पानी, मतलब रिक्त स्थान था, वो पूरा भर चुका है। जब पूरा रिक्त स्थान भर चुका है, तो अब ये जो वाष्प के कण हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भैया इस पर एक जोर लगाएंगे, हल्का सा एकदम जोर लगाएंगे। और क्योंकि ये इस पर जोर लगा रहे हैं, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि इस पर ये दाब लगा रहे हैं, तो वाष्प के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो वाष्प हैं, वाष्प के कण सतह पर दाब लगा रहे हैं, सतह पर दाब लगा रहे हैं, और उसी को हम लोग कह रहे हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो ये तो हो गया वाष्प दाब की कहानी। अब कहोगे राउल्टवा भैया कहाँ गए हैं? तो अब आते हैं राउल्ट भैया, चलिए शुरू करते हैं राउल्ट भैया को। चलो भाई, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोग पानी या सतह किसी डब्बे में पानी डाल रहे हैं, तो इसके सतह पर जो अणु हैं, जो पानी के जो अणु हैं, वो हवा के साथ मिलकर उड़ जाते हैं, या फिर उनको खाली छोड़ दिया जाए तो वो उड़ते हैं, धीरे धीरे पानी जो है उड़ता रहता है। उस उड़ता जो पानी जो है वो हवा में जो पानी चला जाता है, उस पानी को कहते हैं हम लोग वाष्प, और वाष्प के कण के कारण सतह पर जो दाब लगता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब। मतलब इसको दबाएगा ना जी, उसको कहते हैं वाष्प दाब। अब हम लोग थोड़ी सी कहानी को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटा दो पहले भाई। चलो भाई, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर डाला 100 ml H2O, और इसमें डाला, और इसमें हम लोगों ने डाला 25 ml हम लोग कोई और लिक्विड डालते हैं। अब क्योंकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं डालता हूँ इसमें वोडका। वोडका डालूँ या फिर चलो वोडका डालता हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग डालते हैं वोडका नहीं डालता हूँ मैं, ज़्यादा गंदा हो जाएगा भाई। मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ, क्या डालूँ? बियर डाल देता हूँ भाई। चलो भाई, ये हमारे पास बियर है, 25 ml बियर में हम लोग 100 ml वाटर मिला रहे हैं, और हम लोग फिर उस लड़की को बुलाते हैं,
वो फिर टोपी पहना देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि दोनों चीज़ मिल चुका है और पानी अपना अलग वाष्प दाब बना रहा है ना? पानी अपना अलग वाष्प दाब बना रहा है और ये जो बियर है ये अपना अलग वाष्प दाब बना रहा है। मतलब पानी के अणु इसमें रहे, ये रहे पानी के अणु और ये रहे बियर के अणु और दोनों मिक्स हो चुके हैं। मगर मैंने तो ये बोला है ना कि अगर पानी को अकेले छोड़ा जाए तो वो ऊपर उड़ता है वाष्प के रूप में हवा के कारण। सतह के जो अणु होंगे ये क्या होंगे? ये भी उड़ना शुरू कर देंगे। तो जब उड़ना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर भी तो आएंगे, तो सतह पर वाष्प दाब भी तो लगाएंगे, है ना? पानी के अणु आएंगे तो बियर के भी तो अणु ऊपर आएंगे। आ गए। तो ये बताओ कि इसमें पानी ज़्यादा है कि बियर ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है। तो किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, पानी का या बियर का? तो भैया पानी का वाष्प दाब ज़्यादा होगा क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है और बियर का वाष्प दाब कम होगा क्योंकि बियर कम मात्रा में है ना? तो यहीं से एक हमारे राउट भैया आते हैं और वो एक नया नियम निकाल कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम ये बोलो कि पहले हम लोग 100 ml जो पानी है 100 ml H2O और जिसका 25 ml बियर, ये पहले हम लोग डब्बे में रखे थे। इस डब्बे में हम लोग टोपी पहना दिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसका शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब नापा। मतलब कि 100 ml पानी जो है जो कि हमने इसमें मिला दिया है, अब ये तो 125 ml टोटल लगा है, ये तो 125 ml का टोटल विलियन तैयार हो गया ना। मगर जब पानी अकेले था तो भी तो इसका कुछ वाष्प दाब हुआ होगा। पानी अकेले था, डब्बा पहना हमने फैलाया तो क्या हुआ, इसके अणु ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने पर इस पर वाष्प दाब लगाया तो हमने कहा कि पानी का वाष्प दाब हो गया P0 हमने कह दिया, है ना? चलो P0 का है ना? P1 समझ में नहीं आ रहा, P0 ही लिख देते हैं। और इसको भी हमने, ये भी तो पानी ही है भैया, तो वाष्प दाब तो बनाएगा ना। तो इसका वाष्प दाब को हम लोग P0 कह दिए। अभी दोनों P0 हो गया। इसको हम लोग 1 कह देते हैं, इसको हम लोग 2 कह देते हैं। तो जो हमारे राउट भैया हमारे कहते हैं कि जो हमारा वाष्प दाब है, वाष्प दाब को अगर बढ़ाना है तो उस विलयन में उस पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दो, मोल में बढ़ा दो। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मोल अंश। यानी कि अगर इस विलयन में जल के ज़्यादा मोल अंश होंगे तो जल का ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा। अगर इस विलयन में बियर के ज़्यादा मोल अंश होंगे तो इसमें बियर का ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा। ये छोटी सी बात है, इसी को उन्होंने बताया था और ये राउल्ट का नियम बन गया। मतलब कि जो चीज़ हम लोग ज़्यादा में लेंगे उसका ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा, बस यही चीज़ है और इसी को इन्होंने बताया था। तो क्या बताया कि जिसका अगर वाष्प दाब, देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मोल अंश, अच्छा मोल अंश क्या है भाई? मोल प्रभाज। अगर हम लोग मोल प्रभाज ज़्यादा लेंगे तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। अगर हम लोग मोल अंश कम लेंगे तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसको बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है, इसको घटाने पर ये घट रहा है। तो हम लोग गणित में एक ठो लगा देते हैं समानुपाती का चिन्ह, है ना? ये बढ़ाने पर ये भी बढ़ रहा है, ये घटाने पर ये भी घट रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर दो चीज़ें एक दूसरे के बढ़ाने पर बढ़ें, घटाने पर घटें, तो हम लोग उन दोनों के बीच में समानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं। ये एक बेसिक बात है, बेसिक छोटी सी बात है। तो इस चीज़ से हम लोग ने क्या समझा कि जिसका वाष्प दाब ज़्यादा उसका मोल अंश, जिसका मोल अंश ज़्यादा उसका वाष्प दाब ज़्यादा। तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, और ये ससुर कनाती, चलो तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किसी ताप पर, इसको लिख दो भाई, किसी ताप पर हम लोग लिखेंगे किसी ताप पर प्रत्येक वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है। अच्छा समझो, इसका जो वाष्प दाब निकला, अभी हम लोग इसको कहेंगे वाष्प दाब। मगर तुम ये सोचो, जब हम लोग ने दोनों चीज़ों को मिला दिया है, मैं इसमें हग दिया उसमें पूरा, 2 मिनट सही कर दूँ इसको, या फिर यहाँ पर करता हूँ, इतना बढ़िया पर सबको समझाना है, तो इसमें समझाता हूँ। तो देखो हमने पहले तो नापा कुछ, तो ये कुछ है P1 आया। अब जब दोनों को मिला दिया तो वही थोड़ी आएगा,
वही दाब थोड़ी बनेगा। तो वही दाब नहीं बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब आया। तो यहाँ इस पर जो विलयन में जो वाष्प दाब बना है ना जी, विलयन बनने के बाद जो वाष्प दाब बन रहा है उसके हम लोग आंशिक लगा देंगे। आंशिक मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो किसी ताप पर प्रत्येक वाष्पशील किसी ताप पर प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। चलो भाई, तो हमने क्या कहा कि जो वाष्प दाब है जिसको कि हम लोग ले रहे हैं P, है ना, P1, किसका P1 मतलब कि पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 हम लोग पानी में ले रहे हैं। तो P1 जो है यानी कि जो पानी का वाष्प दाब है, पानी का वाष्प दाब समानुपाती है किसके, मोल अंश के, और मोल अंश को हम लोग दिखाते हैं x से, ठीक है। तो P1 x 1 के समानुपाती है, मतलब कि मोल अंश के समानुपाती है, पर लिखा ना भाई, मोल अंश के समानुपाती है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब समाती है, वाष्प दाब मतलब कि आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब समानुपाती है मूल अंश के। समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो कुछ कांस्टेंट आता है, समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर आया, और कुछ कांस्टेंट का चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम लोग P0। लो भैया, ये हो गया। इतना लिख कर आ जाओ, और एक और वर्ड लिख दो, इसको भी P2 लिख दो। P2 समानुपाती है x2 के, तो P2 बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2 के। यहाँ पर x1 क्या है, पदार्थ, मतलब जो भी x1 जो भी पदार्थ है उसका मोल अंश, और ये P1 क्या है, ये हमारे पास आंशिक वाष्प दाब है। अगर एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, ऐसा लिख कर आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तब तो फिर 2 नंबर फेंक के दे देगा वो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा राउल्ट का नियम समाप्त। चलो भाई, तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा कि भैया अगर हम लोग कोई डब्बा लेते हैं, फिर से वही डब्बा लेते हैं, और उसमें अगर हम लोग H2O और अगर कुछ और, हमने वहाँ पर कुछ और मिलाया था बट अभी हम लोग कुछ और लेते हैं, कि मान लो कोई विलेय मिलाते हैं या फिर कुछ भी द्रव मान लो मिला देते हैं, या फिर नमक मिला देते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, कुछ भी मिला देते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, तो राउल्ट भैया आकर कहते हैं कि इस पर टोपी पहना देंगे, तो जो उस डब्बे में वाष्प दाब आएगा, वाष्प के कण जो उस पर जो दाब लगाएंगे, यानी कि जो वाष्प दाब होगा वो उस कण के विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि अभी तक हम लोग यही सीख पाए हैं कि भैया अगर हम लोग कोई के पास विलयन है, हमारे पास उसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, A और B, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका वाष्प दाब होगा वो इसके मोल अंश का समानुपाती होगा, है ना। वाष्प दाब बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका मोल अंश भी बढ़ाना चाहिए, मतलब कि हम इसमें ज़्यादा इसका मोल मिला देंगे तो ज़्यादा वाष्प दाब बनेगा। मगर ऐसा सभी के लिए मतलब, मगर जो ये चीज़ है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है कि वाष्प दाब बनेगा, मूल अंश बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ऐसा वैसा होगा, ये सब कुछ विशेष प्रकार के विलयनों के लिए ही उत्तरदायी होती है, सब विलयनों की नहीं। कि मैंने कुछ भी इसमें ला के इसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया, यानी कंकड़ पत्थर तो विलयन कराएगा ही नहीं, बट मान लो हमने कुछ और इसमें आंसर मिला दिया और वो भी सेम प्रकार से कार्य करेगा कि वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श मतलब कि कुछ आइडियल, हम लोग के क्लासेस वगैरह में भी होता था ना भैया, कुछ आदर्श स्टूडेंट्स कि मतलब ये आदर्श स्टूडेंट एकदम एकदम सीधा है, क्लास में आकर एकदम बैठा रहता है शांति से। तो राउल्ट का जो नियम जो चीज़ कहता है, जो विलयन, मान लो एक विलयन ये है, एक विलयन ये है, ये वाला विलयन राउल्ट के नियम की पालना करता है, मतलब कि राउल्ट के नियम के हिसाब से अगर हम इस विलयन में जो अवयव है उसके मोल अंश को बढ़ाएंगे, यानी कि उसका ज़्यादा मोल लेंगे, तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। मगर 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 अगर हम लोग कोई अंड संड विलयन लेते हैं तो उसमें ये साबित नहीं होता है, मतलब कि वो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है। इस चीज़ को मुझे समझ में आ रहा है कि आप अगर एकदम नए नए हो गए तो आप एकदम समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या बता रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है।
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हें रट कर जाना है। 3 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, वो 3 पॉइंट बस आपको रट लेना है, और 3 पॉइंट रट लेने मात्र से ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो वो 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट है इसकी खुद की ही परिभाषा। आप एक से पहला पॉइंट लिखोगे और लिखोगे कि वो विलयन, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड पॉइंट भी लिखोगे कि सभी सांद्रताओं पर, 2 मिनट में पेन चेंज कर लूँ मैं। विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी तापमान और सांद्रताओं पर, चलो भाई, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि वे विलयन जो सभी तापमान और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो H2O मिलाए थे और ये जो कुछ भी मिलाए थे, इसमें मिलने के बाद जो घटकों का है, जो मतलब इसमें जो घटक मिलाया गया ना भाई, इसमें एक H2O मिलाया गया और एक कुछ भी मिलाया गया है ना। तो कुछ भी जो मिलाया गया है, तो ये हम लोग ये कह रहे हैं कि राउल्ट के नियम की आदर्श विलयन है, मतलब राउल्ट के नियम की पालना करता है ये, मतलब कि आदर्श विलयन, मतलब कुछ भी की जगह पर कुछ खास चीज़ होगी, और H2O की जगह पर भी H2O नहीं होगा, कुछ खास चीज़ होगी। बताऊंगा मैं क्या होगा, ये तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम गलत पढ़ा रहे हो तुम साले, मैं सर को दिखाया सर ने बोला गलत पढ़ा लड़का, ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो जब दोनों घटकों को हम लोग उसमें मिलाएंगे, यानी दोनों जो दो चीज़ है उसको हम उसमें मिलाएंगे, तो उसका जो आयतन परिवर्तन है वो शून्य होगा। कि जैसे कि इसको मैं मिटाता हूँ यार, इसको मिटाता हूँ। चलो अब समझते हैं दूसरा वाला पॉइंट को। दूसरा वाला पॉइंट ये कहता है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर 2 डब्बा था, उसको मिलाकर हमने ये बनाया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 10 ml कुछ लिया था, इसमें हमने 10 ml कुछ लिया था, तो ये कितना ml होगा? 20 ml होगा। यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा मिलाने के बाद। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डेल V इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा, तीसरा इसकी संपूर्ण ऊर्जा भी सेम ही रहती है, मतलब बदलती जल्दी नहीं है। इसकी जो ऊर्जा है संपूर्ण ऊर्जा यहाँ पर भी सेम रहेगी, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में एंथैल्पी नाम की चीज़ से डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन भी, एंथैल्पी बड़ा 11th का टर्म है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस लिख के आ जाना कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल S इज इक्वल टू 0 होता है, डेल S इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसको बताता हूँ मैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल सबसे मेन चीज़ है, इसको समझ लिया तो फिर जिंदगी मतलब जिंदगी झिंगा लाला। चलो भाई, तो अब हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल इसके हैं वो सभी चीज़ें जो सेम दिखती हैं। इसके एग्जांपल में वो सभी चीज़ें आएंगी जो सेम दिखती हैं, जैसे कि मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, और मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास हेक्सेन है, ये हमारे पास हेप्टेन है। इसका नामकरण कैसे किया नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, देखने में दोनों सेम है, बस एक कार्बन ज़्यादा हो जा रहा है। तो दो चीज़ें जब देखने में सेम होती हैं और उनका विलयन बनाया जाता है, तो वो राउल्ट के नियम की पालना करेंगी ही करेंगी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। उसके बाद हम लोग लेते हैं ये बेंजीन, और हम लोग लेते हैं इसी में सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पर हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया। इसको कहते हैं बेंजीन, इसको कहते हैं टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन देखने में सेम ही, बस ये एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, C एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, तो ये भी राउल्ट के नियम की पालना करेगा, और उसको भी हम कहते हैं आदर्श विलयन, यानी कि बेंजीन प्लस टॉलुइन आदि। बस आदर्श का एग्जाम्पल और परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर एग्जाम में मतलब 2 नंबर में या 1 नंबर में, 1 नंबर में तो नहीं आएगा, 2 नंबर में आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, जितने नंबर में आ जाए, हालांकि 2 नंबर में ही आ सकता है इसका परिभाषा लिखने को। तो ये 3 लाइन लिख कर आ जाना, हेक्सेन हेप्टेन याद कर लेना, काम बन जाएगा। अब आते हैं अनादर्श विलयन पर। इसके जो चीज़ें लिखी हुई है ना, सबका उल्टा कर दो। यहाँ पर लिखा है वे विलयन जो सभी तापमान सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, तो वहाँ पर लिखेंगे राउल्ट के नियम की पालना जो नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है।
एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, इसके एग्जाम्पल बस आपको थोड़ा सा याद करने होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा वही दारू वाला एग्जाम्पल। हालांकि मैंने इसका समझ में आया ना कि मैंने जो दारू वाला एग्जाम्पल बियर मिलाया था वो राउल्ट के नियम की पालना करता ही नहीं था मैंने बस आपको ज़बरदस्ती उसकी पालना कराई ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने जो बियर मिलाया था, बियर और पानी, वो अनादर्श विलयन था। ठीक है, तो बियर और पानी किसकी एग्जाम्पल हो गई? अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अनादर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो कभी तापमान पर आयतन परिवर्तन 0, एंथैल्पी परिवर्तन 0, डेल एच 0, अल्कोहल और जल। हम लोगों ने बियर और जल का एग्जांपल लिया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका 2 एग्जांपल लिखना जरूरी नहीं यार। एक और एग्जांपल ले लो, HNO3 प्लस जल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्लस जल भी लेंगे तो वो भी अनादर्श विलयन कहलाता है। तो यानी कि डेल बी 0, यहाँ पर डेल बी बराबर नहीं 0, यहाँ पर डेल एच सॉरी एंथैल्पी एच, डेल एच 0 होगा, यहाँ पर डेल एच 0 नहीं होगा। बाकी चीज़ें बाहर में जाए, इतना लिख के जाना, जो नंबर फेंक के नंबर दे देगा वो। चलो भाई, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अणु संघ के गुणधर्म। अणु संघ की बात करें तो अणु मतलब अणु, संख्या मतलब संख्या, तो और गुणधर्म मतलब गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी है ना। तुम्हारी प्रॉपर्टी है जैसे नहीं पढ़ने की, वैसे वो प्रॉपर्टी है ना, गुणधर्म। तो वो सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं उनको अणु संघ के गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि अभी पहले लिख देता हूँ मैं कि वे गुणधर्म जो अणुओं या फिर विलेय के कणों, है ना, सबसे बढ़िया शब्द रहेगा लिखने के लिए देखा जाए तो विलेय के कणों विलेय मतलब वही नमक, मतलब जो कम मात्रा में मौजूद हो। तो वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करें और संघ गुणधर्म कहलाते हैं। ये अभी हम लोग के बुक में 4 प्रकार के गुणधर्म दिए हुए हैं। पहला है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये रहे हमारे पास कुछ 4 अणुसंघ के गुणधर्म। इन 4 अणुसंघ गुणधर्म में ना एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि निम्न में से अणुसंघ गुणधर्म है, क्वेश्चन पूछ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 में से इसमें से कोई 3 उठा के रख देगा और चौथे पर मान लो लिख देगा तुमको कुछ और अंडरस्टैंड लिख देगा, मोलरता लिख देगा, मान के चलो मोलरता वगैरह लिख देगा, और कहेगा इसमें से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, ऐसा कहेगा। ठीक है, तो बाकी 3 तो दिया रहेगा, बाकी छाप लेना। एक क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है या फिर निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो ये 4 जो है ये अणुसंघ गुणधर्म में आते हैं, है ना, ये 4 आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी दिख जाएगा तो वो नहीं आएगा, बस ये बताना चाहता हूँ मैं। अब जानते हैं हम लोग पहले वाले सिस्टम को, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षित कमी, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। अवनमन का मतलब कमी ही होता है। अगर मान लो तुम्हारे बाल छोटे हो गए तो हम कह सकते हैं तुम्हारे बाल में अवनमन हो गया, है ना, तुम्हारे बाल में कमी आ गई। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अवनमन लिखा हुआ है, यानी कि कमी, यानी कि अवनमन का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, कमी। अब जानते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। तो भैया बेसिक्स ये कहता है, पुनः हम लोग डब्बा लेकर यहाँ पर आएंगे, तो डब्बा लेकर जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो डब्बा लेकर आएंगे यहाँ पर और इसमें पानी डाल देंगे। लो भाई, इसमें पानी डाल दिया। तो हमने क्या जाना, इस पर अगर हम लोग टोपी पहना देंगे तो इसके जो सतह के जो पानी के कण हैं, ऊपर ऊपर जो पानी कण, लाखों कण होंगे ना रे ऊपर, तो वो ऊपर भागने लगते हैं। अगर पानी को तुम सफा छोड़ दो, उसको ढक दो, तो पानी की जो सतह पे जो कण बैठे होते हैं ना वो भागने लगते हैं ऊपर। इसका कारण कुछ पृष्ठ तनाव वगैरह भी होता है, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो ऊपर भागने लगते हैं ये। जब ये ऊपर भागने लगते हैं तो ये सतह पर कुछ दाब लगाते हैं, हमने भी पढ़ा था, दाब लगाते हैं। ये रहा हमारे पास H2O। अभी तक मान के चलो कि ये सतह पर कुछ x दाब लगा रहा है, x दाब, है ना, x दाब लगा रहा है, x मिलीमीटर पर Hg। ये है दाब की इकाई हम लोग के बुक में जो लिखी हुई है ना, पास्कल वास्कल नहीं, ये mm पर Hg। तो अगर इस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें हम लोग, है ना, इस पानी में हम लोग क्या करेंगे, नमक मिला देंगे, इस पानी में नमक मिला देंगे। लो भाई, मिलावट कर दिया इसमें हमने। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो वाष्प दाब बन रहा था वो ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। क्योंकि इसमें चीनी या नमक हमने जो भी चीज़ें वो मिला दिया है, इसलिए हम ये देखते हैं कि इसका जो वाष्प दाब है ना, जो पहले बहुत ज़्यादा बन रहा था, अब वो बहुत ही कम बनता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि विलेय के मिलाने पर, यानी कि नमक के मिलाने पर, यानी कि विलेय के मिलाने पर जो वाष्प दाब है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं
वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, आपेक्षित मतलब कि उसके मुकाबले कमी आ जाती है। पहले क्या था, पहले x था, अब क्या है, x से कम। वाष्प दाब क्या है, x से कम है। जो भी वाष्प दाब रहेगा, सतह पर जो भी दबाव लगाया जाएगा वो पहले वाले के मुकाबले कम लगाया जाएगा, और पहले वाले के मुकाबले कम लगाया जाएगा, इसी बात को हम लोग अपेक्षित कहते हैं, मतलब कि पहले वाले के मुकाबले। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब कि वाष्प दाब में अपेक्षित कमी का मतलब, या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या हुआ कि विलेय के मिलाने पर जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, और इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। क्या ये बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए आएगा? तो परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं और आते भी हैं। तो उस फॉर्मूला को मैं बता देता हूँ, उसी को आप रट लो, और रट क्या लो मतलब ठीक है, याद कर लो, और उसी पर आधारित प्रश्न आएगा और करा जाना। हालांकि मैं इस वीडियो में प्रश्न वगैरह नहीं करवाऊंगा, प्रश्न के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल करके। अभी मैं केवल बस ये सब चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे आऊँगा। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि मान लो जैसे कि 2 मिनट डस्टर। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से, हमारे पास ब्लैक वाला किधर गया भाई, ये रहा, हमारे पास ये रहा एक डब्बा, इसमें हमने मिलाया था, जो भी सिस्टम था वो मिलाया था, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, मिलाया था कुछ। तो इस डब्बे के अंतर्गत हमने इसमें H2O जो था उसमें पानी या नमक, सॉरी मतलब H2O में हमने नमक वगैरह मिलाया था। तो समझो इस तरह से H2O पहले कितना बना रहा था, पहले प्रारंभ में जब नमक नहीं मिलाया गया था तब प्रारंभ में वाष्प दाब कितना था, प्रारंभ में वाष्प दाब मान के चलो P, हम लोग इसको B लेकर चलते हैं, है ना, H2O को हम लोग B मान कर चलते हैं। तो प्रेशर ऑफ B कब, प्रारंभ में, और क्योंकि प्रारंभ में है तो इसको हम लोग, प्रारंभ मतलब t बराबर 0 पर, है ना, ऐसा मान के चलो, ऐसा ही, तो इसको 0 कर देना यहाँ पर, PB0 है ना। तो प्रारंभ में वाष्प दाब PB0 था, और बाद में कितना हो गया, नमक मिलाने के बाद बाद में जो वाष्प दाब है वो हो जाता है P, बस P, क्योंकि इसमें तो नमक मिल गया ना, नमक मिलाने के बाद की बात है, इसमें नमक मिला दिया है ना, नमक मिला दिया। अच्छा, नमक मिलाने पर क्या हुआ, नमक मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ गई, ठीक है। अच्छा, नमक हमने मिलाया तो कुछ ग्राम मिलाया होगा, कुछ दर्जन मिलाया, कुछ ऐसा मिलाया होगा ना। तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं मोल में, तो नमक हमने कुछ मोल मिलाया होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा निकलता है इसका सूत्र, जो कि इस प्रकार से आता है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे लिख दूंगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जगह बने बरकरार रहे मेरी। चलो, तो इसके अंतर्गत जो सूत्र हम लोग को याद रखना है वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि विलेय का जो मोल प्रभाज है, मान लो इसको हम लोग A नाम दे देते हैं, इसको B नाम लिया, इसको A नाम लिया, तो XA इज इक्वल टू हो जाता है P0B, ये क्या है, ये प्रारंभ में वाष्प दाब किसका, H2O का, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, बटे P0B, कितना कर लिया, X से बराबर P0B बटे P0B, बस ऊपर हम माइनस में ना P ये लगा देना, P कुल, इसको कुल कहा जाएगा ना, लास्ट में नमक मिलाने के बाद हमारे पास प्रेशर, P क्यों लिख रहे हैं, प्रेशर, वाष्प दाब, प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, तो P यहाँ पर कुल लिख देता हूँ मैं, P कुल, नमक और पानी दोनों को मिलाने के बाद कुल वाष्प दाब जो निकल रहा है वो P कुल है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अगर हम लोग रट लेते हैं, या फिर अपने कॉपी पे लिख लेना, मैं अगर न्यूमेरिकल कराऊंगा न्यूमेरिकल वगैरह, उसमें ये चीज़ काम आएगा। आपको कह देगा कि हमने एक डब्बा लिया और उसमें इतना ग्राम पानी मिलाया और इतना ग्राम नमक मिलाया, ठीक है, इतना ग्राम पानी मिलाया, इतना ग्राम नमक मिलाया। इसके बाद ये हुआ कि मिलाने के बाद जो कुल वाष्प दाब निकल कर आया वो इतना आया, तो ये बताइए कि विलयन में नमक का मोल प्रभाज कितना होगा, है ना, नमक में विलयन में नमक का मोल प्रभाज आपसे पूछ देगा, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आते हैं क्वथनांक में उन्नयन पर। क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक भी मस्त टॉपिक है वैसे, क्वथनांक में उन्नयन। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस डब्बे की, इसमें पानी भरते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे, और जब ये पूरा टेम्परेचर 100 डिग्री पर आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है तो वो उबलने लगता है ना जी। तो ये रहा हमारे पास H2O, 100 डिग्री हुआ और ये उड़ने लगेगा ऊपर, है ना, उबलने लगेगा, उबल के वातावरण में मिल जाएगा। मगर अगर हम लोग इसी पानी में नमक मिला देते हैं, झउआ भर कर इसमें नमक मिला दिया, इस पानी में झउआ भर कर नमक मिला दिया,
अच्छा, क्वथनांक समझ में आया कि नहीं? क्वथनांक में उन्नयन, ओ सॉरी 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 सॉरी, उन्नयन का मतलब क्या होता है? तो जीपी अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि, वृद्धि या बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। उन्नयन मतलब बढ़ोतरी, क्वथनांक में उन्नयन। विलय को मिलाया यानी कि नमक मिला दिया, बहुत सारा नमक मिला दिया मान के चलो समय के लिए। तो नमक मिलाने के बाद हुआ क्या? फिर हमने इसको क्या किया? फिर हमने इसको जो है गर्म किया, फिर हमने इसको क्या किया? फिर इसको गर्म किया। अब टेम्परेचर नापा, 100 डिग्री हो गया, मगर पानी उबल ही नहीं रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा उड़ के। मतलब कि पानी जो है उसका क्वथनांक बिंदु जो है ना जी, वो बढ़ गया है। इस बार हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री पर ये नहीं उबल रहा है पानी, पानी 102 डिग्री पर उबल रहा है। एक बार फिर से बताता हूँ, हमने क्या लिया? पहले हमने एक डब्बा लिया, उसमें पानी डाला, उसको गर्म किया, हमने देखा ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा। फिर हमने उसी पानी को, या फिर चलो इसी में नमक मिला देता हूँ मैं, हमने इसी पानी में नमक मिला दिया, हमने इसी पानी में नमक मिला दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 डिग्री हो गया, अभी तक उबल नहीं किया ये 102 डिग्री पर उबला। तो क्योंकि 102 डिग्री पर उबल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि विलय मिलाने पर इसका क्वथनांक क्या हुआ? बढ़ गया, है ना? इसका क्वथनांक बढ़ गया, और इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। आइए इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। ये रहा हमारा क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड एक फॉर्मूला। अभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, इसमें क्या चीज़ क्या है, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। ये जो डेल्टा टी है, अच्छा डेल्टा का मतलब समझ ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो भैया डेल्टा का मतलब होता है इस तरह से, मान लो डेल्टा ए लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। अगर डेल्टा टी बी लिखा है तो डेल्टा टी बी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी। 2 लिखा था ना यहाँ पे, तो डेल्टा को हम लोग हटा देंगे और टी बी की जगह कुछ ना कुछ, यहाँ पर 1 2 लिखा है तो यहाँ पर हम लोग नॉट और खाली में देखेंगे, मतलब कि समझो, यहाँ पर हम लोग टी बी नॉट करेंगे और यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अरे समझ में नहीं आया भैया, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आया भाई। इसका मतलब होता है ज़्यादा वाले में से कम वाले ए को घटाना। समझ नहीं आया? टीबी का मतलब होता है, डेल्टा टीबी का मतलब होता है ज़्यादा वाले क्वथनांक में से कम वाले क्वथनांक को घटाना। ज़्यादा वाले क्वथनांक मतलब कि पहले क्वथनांक क्या था? कम था। कम क्वथनांक क्या था? टीबी था, टीबी था। पहले वाला क्वथनांक टी नॉट भी था, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है भैया, नॉट लगा देते हैं। मतलब कि प्रारंभिक में वाष्प पदार्थ जल का हम लोग ले रहे तो क्या ले रहे थे? पी नॉट बी ले रहे थे। उसी तरीके से प्रारंभिक में जो क्वथनांक है ना, उसको भी लेंगे तो नॉट लगा देंगे, प्रारंभ वाला है ना। प्रारंभ में भाई लिख भाई ढंग से, प्रारंभ में क्या लेंगे? प्रारंभ में क्या था? टी नॉट था, बाद में क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। बाद में क्यों ज़्यादा हो गया? अरे क्योंकि उसमें नमक मिला दिया था ना हम लोग, नमक मिलाने पर बाद में वो ज़्यादा हो गया। तो भैया ये टी नॉट बी की जगह टी बी हो गया। और इसी दोनों का अंतर निकालना है तो हम लोग लिखते हैं डेल टी बी, डेल्टा टी बी या डेल टी बी। तो डेल टी बी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा वाले टीबी में से कम वाले टीबी को घटाएंगे। तो ज़्यादा टीबी कौन है? ये वाला टीबी जिसमें कि नॉट नहीं लगा है, वो वाला ज़्यादा है, तो उसको पहले लिखेंगे ना जी, क्योंकि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो ज़्यादा क्या है? टीबी है, तो टीबी में से घटाना है कम वाला यानी कि टी नॉट बी। तो टी नॉट बी, डेल टी बी का मतलब ये। मगर अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये जान लो कि जब भी डेल टी बी हम लोग को लिखा रहेगा, उसको इसमें बदलना है तो ज़्यादा वाला पहले रहेगा, उससे कम वाला बाद में रहेगा। क्योंकि ज़्यादा वाला टीबी ये वाला टीबी था, इसलिए हमने टीबी लिखा, और कम वाला टी नॉट बी था, इसलिए हमने टी नॉट बी बाद में लिखा, ठीक है। क्या टी नॉट बी से क्वेश्चन आ सकता है? क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग का एक बार आया हुआ है। क्वथनांक में उन्नयन ये रहा, ये देखो भाई, क्वथनांक में उन्नयन जो है ये आप देखो, ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्या प्रकाशन का मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक क्वेश्चन बैंक, इसी से न्यूमेरिकल वगैरह मैं करवा दूंगा, जो रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हर साल आते रहते हैं। तो टीबी का मतलब समझ में आ गया। टीबी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, उसी की तो परिभाषा लिखी है हमने, चलो उसी का सूत्र लिखा है। अब टीबी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तुम कुछ कह ही नहीं सकते, जो कि है के बी। बढ़िया से लिखो यार, के बी। ये जो के बी है ना, इसको कहते हैं मोलल अवनमन, सॉरी मोलल उन्नयन। यहाँ पर उन्नयन लिखा है ना, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के बी हमारा क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि ये लिखा हुआ है कि इसका मान इतना ही होगा तो इतना ही रखना है।
और ये दिया भी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है, मोलल क्वथनांक या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये भी शायद हमारे एग्जाम में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करें तो मोलल 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 उन्नयन स्थिरांक, ये लो भाई, ये देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक सन 2023 में पूछा है। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको बता देता हूँ मैं मोलर बता देता हूँ क्योंकि मोलर इंपॉर्टेंट है। मोलर भी बता दूंगा, वो बाद में पता चलेगा अभी आपको जब मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा है 1000 ग्राम में विलयन के 1000 ग्राम में 1 मोल, वह हिंदी में लिखो नहीं तो पगला जाओगे तुम लोग। 1 मोल विलेय विलेय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि। लो भैया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिभाषा कई बार पूछा है यार, कई बार पूछा है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसकी परिभाषा है विलयन के 1000 ग्राम में 1 मोल मिलाने पर कितना क्वथनांक में वृद्धि हुआ। ठीक है, विलयन के 1 मोल में कितना मिलाने पर कितना वृद्धि हुआ, और इसको केबी से दर्शाते भी हैं। अच्छा, इतना तो दर्शा दोगे तुम लोग। अब इसका जो है ना मात्रक भी आप लोग को लिखना होगा। तो इसका मात्रक अब इसका मात्रक ध्यान से देखते हैं। मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालना है तो इस केबी को धीरे देते हैं और टीबी के नीचे एम को ला देते हैं। डेल टीबी के नीचे एम। अरे एम क्या है? एम है मोललता, क्योंकि स्मॉल एम है। इसको मैं मोललता लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ। ये हमारे पास मोललता, ये है मोललता, मोललता नहीं, मोललता है ये। तो ये तो तापमान है, तो तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोलरता होती क्या है? विलेय के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। तो मोल पर यहाँ पर कुछ केजी में आएगा, है ना। 1 केजी में कितना विलायक? 1 केजी विलायक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। ठीक है, तो केबी का मात्रक ये हो जाएगा, लो, ये केजी ऊपर भाग जाएगा और नीचे आ जाएगा मोल। ये हो गया, और ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हम लोग को टीबी समझ में आ गया, हमको केबी समझ में आ गया। केबी पूरा बढ़िया से बताया मैंने कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसका परिभाषा ये रहा, केबी का मात्रक ये रहा। मात्रक पूछ सकता है उसमें, एमसीक्यूज में मात्रक पूछ सकता है। अब आते हैं मोललता, और मोललता तो पता ही है, पहले पढ़ लिया है। तो कुल मिला जुलाकर हमारा क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक खत्म हुआ। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा क्या होगी कि भैया जब विलयन में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, मतलब कि ऐसा विलेय जो अवाष्पशील है, जैसे कि नमक, जैसे कि चीनी। तो विलयन में जब अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगर बहुत तुमको इंटरेस्ट है तो चित्र बना के दिखा देना, किसी पानी है तो फिर गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री आ रहा है, फिर नमक मिला रहे हैं तो फिर पानी डाल रहे हैं तो फिर 102 डिग्री आ जा रहा है, तो उस तरह से दिखा सकते हो। तो क्वथनांक में उन्नयन पर अब हम लोग को केवल न्यूमेरिकल करने हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं ये दोनों टॉपिक पढ़े हो, अगर मतलब कि ये दोनों टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये मान के चलना कि नंबर यार बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको रट लो किसी तरीके से, और इसको भी रट लो किसी तरीके से। अब आते हैं हिमांक में अवनमन पर। अभी न्यूमेरिकल में अगले वीडियो में कराऊंगा, अभी बस मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें क्या है। चलो भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक में कमी। अवनमन का मतलब हमने समझ लिया है, कमी होता है। हिमांक मतलब हिम और अंक। अंक मतलब पता है हमको नंबर, हिम मतलब होता है बर्फ। तो
पानी या कोई और द्रव जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाए, मतलब ठोस बन जाए, मतलब कोई द्रव जिस टेम्परेचर पर ठोस बन जाए, उसी को कहते हैं हिमांक बिंदु। फिर से हम लोग वही डब्बा लेते हैं और उस डब्बे को इस बार हम लोग गर्म नहीं करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे इसको, और हम इसमें पानी मिलाते हैं H2O। हम देखते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ बन जाता है, एकदम ठोस बर्फ। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने पर हम ये देखते हैं कि इस बार ये -1 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, बर्फ बन रहा है। ऐसा होता है। और ये ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया जाए तो ये टेम्परेचर -21 डिग्री तक चला जाता है। मैंने अभी गूगल करके देखा तो पता चला कि -21 डिग्री तक चला जा सकता है। खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा नमक मिलाए तो ये -1 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो हिमांक में क्या हुआ, पहले 0 था, -1 चला गया। कम हुआ या ज़्यादा हुआ, पहले क्या था, 0 था, -1 इधर आ गया, इसका मतलब कम हो गया। जैसे यहाँ पर ये सूत्र है वैसे ही इसका भी सूत्र है। क्या सूत्र है, अच्छा, हिमांक में अवनमन का अगर परिभाषा लिखने वाले क्या कहोगे, हम ये लिखेंगे कि यदि विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसका हिमांक जो बिंदु है वो कम हो जाता है, हिमांक बिंदु घट जाता है, इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, लिख सकते हो तुम लोग, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भैया। बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ बन रहा है, पहले 0 डिग्री पर, फिर -1 पर बन रहा है, कम हो गया, है ना। अच्छा, कम हुआ क्यों भैया, अब उसमें नमक मिला दिए, हम नमक मिला दिए हैं तो नमक जाके आयनों में टूट गया, Na+Cl-, Na+Cl- में टूट गया। तो टूटने के बाद अब ये हाइड्रोजन बंध बनाने लगा सुगनाति उससे। उसके कारण क्या हुआ कि अब बंध मजबूत हो जाते हैं अंदर के, और बंध मजबूत होने के कारण इसको अधिक ऊर्जा देना पड़ता है जमाने के लिए, है ना जी। अब इसको जमाने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बनेगा, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, इतना में थोड़ा सा करता हूँ मैं, ΔTF = kV है तो kF हो जाएगा, और kF है मतलब कि मोलर अवनमन स्थिरांक है, kF × में m यानी कि मोलरता। ठीक है, मोलरता। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म कि TF क्या है। हमको पता है कि प्रारंभ वाले को हम लोग नॉट लगा के लिखते हैं, तो प्रारंभ का टेम्परेचर था क्या था, 0 डिग्री था। अब पानी वाले केस में तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, T0F। बाद में क्या हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, TF। ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे, ज़्यादा कौन है, 0 डिग्री, तो T0F ज़्यादा है, T0F घटाएंगे इसको, T0 को, सॉरी TF को, तो इसका मतलब तो ये हो गया। ठीक है, KF का मतलब होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसकी परिभाषा भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। अच्छा, इसका मान तो पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है, मोललता होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये तो मोललता हो गया, अब कोई दिक्कत तो बचा नहीं। अब एक दिक्कत बचा, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, इसको देख लेते हैं। जिस प्रकार विलयन के 100 ग्राम में 1 मोल विलेय मिलाने पर कितना क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। उसी तरीके से विलयन में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलयन के हम लिखेंगे विलयन के 1000 ग्राम में 1 मोल मिलाने पर कितना कमी हुई है, हिमांक में कितनी कमी हुई है। विलयन की 1000 में 1 मोल मिलाने पर, 1 मोल विलेय मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मात्रा की बात करें तो, मात्रा की बात करें तो KF = क्या हो जाएगा, ΔTF/m। कैसे हो जाएगा, तो इसको यहीं पर आने देंगे, इसको गुणा में है, इसको भाग में ले लेंगे, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। अब इसकी अगर बात करें, TF को लिखेंगे केल्विन में, मोललता को पूरा वही मोल पर kg, और KF का मात्रक भी क्या हो जाएगा, केल्विन किलो पर मोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग 3 टर्म तो पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो फिर से देख लो, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म शुरू करने जा रहे हैं। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है परासरण दाब। आपसे परासरण दाब की परिभाषा पूछ सकता है, परासरण की परिभाषा पूछ सकता है, परासरण दाब पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परासरण दाब को। तो चलो भाई हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है परासरण दाब। और परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा परासरण क्या होता है।
परासरण को समझने के लिए हम लोग पुनः वही डब्बा लेंगे। इस बार हम लोग डब्बा तो लेंगे मगर डब्बा थोड़ा अलग टाइप लेंगे। ऐसे डब्बा लेंगे, ये रहा हमारा डब्बा ऐसे, और यहाँ पर हम लोग बीच में कुछ लगाएंगे। ठीक है, ये तो बड़ा गंदा लग रहा है देखना मैं। चलो इसको मैं लो भैया, तो हमने क्या किया, डब्बा लिया और इसके बीच में कुछ लगा दिया। ये जो हमने लगाया है ना, इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। विज्ञान की भाषा में ये कुछ झिल्ली टाइप होता है। ठीक है, झिल्ली मतलब कि एक ऐसा कुछ ना, कुछ ऐसा एकदम बहुत पतला सा कुछ होता है। ठीक है, इस पतले से में से ना बहुत छोटे छोटे कण जो हैं, इतने बड़े बड़े नहीं, मतलब छोटे छोटे कण, ये सब इसके अंदर से आराम से निकल जाते हैं। इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है ना। मतलब इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। वैसे तो अर्धपारगम्य झिल्ली से रिलेटेड मैं यही बता सकता हूँ कि भैया ये एक ऐसा चीज़ है ना, एक पतली सी परत होती है जिससे बहुत छोटे छोटे कण जो है वही जा सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे कण जो हैं वही जा सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है भैया, ये हमारे पास है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया। और इधर हमने लिया शुद्ध जल। क्या लिया, शुद्ध जल। जल मतलब विलायक। और यहाँ पर हमने नमक पानी का घोल ले लिया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर विलयन ले लिया। हमने यहाँ पर लिया शुद्ध विलायक, इधर हमने क्या लिया, विलयन लिया। ठीक है, विलयन लिया। अब एक छोटी सी चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है कि इसके और इसके बीच में परासरण की क्रिया होने लगती है। अब हम लोग देखते हैं पहले परासरण का परिभाषा, फिर मैं बताऊंगा परासरण होता क्या है। तो परासरण की परिभाषा ये है, 2 मिनट कुछ। तो भैया परासरण की परिभाषा ये हो जाएगी कि जब विलायक और विलयन के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाया जाता है, तो जो विलायक है, विलायक विलयन की ओर विसरित होने लगता है, विलयन की ओर जाने लगता है ना। लो भाई, तो परासरण की घटना तो हमारे पास हो गई। अब हम लोग को जानना है परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब के लिए हम लोग, अच्छा ये अर्धपारगम्य झिल्ली लिखा है, मतलब कि जब विलायक तथा विलयन के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाया जाता है तो विलायक विलयन की ओर जाने लगता है, ये परासरण कहलाता है। अब आते हैं परासरण दाब पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब। चलो भाई, समय हालांकि यहाँ जगह तो कम है, बना लूँगा, क्या दिक्कत है। चलो भाई, इतने में करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब, चलो भैया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दबा बनाया है, ऊपर से जगह छोड़ दिया है, दबाने दाब बनाने के लिए। ठीक है, इस पर ये क्या था, शुद्ध विलायक। इसमें लिखा हमने शुद्ध विलायक। अब हमने इधर क्या लिया, विलयन। इधर क्या लिया हमने, इधर विलायक, इधर विलयन। तो मैंने क्या बोला, विलायक के बाद इधर भाग विलयन के भाग जाएंगे, तो विलायक के बाद इधर जाएंगे, विलयन के जाएंगे। ठीक है, और बाद में तो विलयन के जाएंगे। क्या हो अगर मैं इधर से ऐसा दबाव दूं कि परासरण की क्रिया हो रही है, मतलब कि विलयन जो पानी के ऊपर है ना, मतलब कि विलयन में पानी दिया है, पानी ना पानी दिया है, जब पानी इधर जा रहा है कि इतना से दबा दें कि जो पानी जैसे आना है वो बंद हो जाए। पानी अगर बंद, मतलब कि पानी को करते क्या है, पानी करते हैं, अरे सॉरी। तो भैया हमने यहाँ पर क्या लिया था, मैंने माइक उठाना भूल गया भैया मैं। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने लिया है शुद्ध विलायक को, यहाँ पर कंटेनर में हमने लिया है विलयन को। मैंने क्या बताया कि शुद्ध विलायक से इधर की ओर जाता है, क्योंकि इधर क्या है, जल की सांद्रता क्या है, अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता। दिख रहा है ना भैया, अधिक सांद्रता दिख रहा है। ओके ठीक है भैया, तो अधिक सांद्रता है ये। और इधर क्या है, जल की सांद्रता क्या है, कम है, क्योंकि इसमें क्या मिल गया है, नमक मिल गया है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा जल। ठीक है, तो परासरण की क्रिया इधर की तरफ होगी। इसी परासरण को रोकने के लिए यहाँ से हम लोग दाब लगा देंगे, मतलब मान लो प्रेशर लगाएंगे, दबाएंगे इधर से, तो पानी दबेगा, इधर फेंकेगा। इतना दबाएं कि इधर से जो पानी जा रहा था वो जाना रुक जाए। तो हम लोग कहते हैं
कि जो दाब लगाया गया वो दाब था परासरण दाब, जो कि परासरण की क्रिया को रोक दिया। तो परासरण दाब हुआ क्या? परासरण दाब हुआ परासरण की क्रिया को रोकने वाला दाब, परासरण की क्रिया को रोकने वाला दाब दाब। अगर हमसे परासरण दाब या फिर परासरण पूछता है, अच्छा परासरण पूछेगा तब तो हम लोग इतना लिख देंगे, परासरण दाब पूछेगा तो हम लोग पूरा लिख देंगे, है ना, पूरा परासरण को पहले लिखेंगे और फिर इसी के बाद परासरण दाब का हेडिंग डाल के ये चित्र बनाएंगे और फिर पर लिखेंगे परासरण की क्रिया को रोकने वाला दाब ही परासरण दाब है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अच्छा, परासरण दाब से रिलेटेड मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो उस फॉर्मूला को बता देता हूँ मैं कि क्या है। चलो भाई, तो अब हम लोग देखने वाले हैं परासरण दाब वाले फॉर्मूले को। तो परासरण दाब को हम लोग लिखते हैं पाई, परासरण दाब को हम लोग लिखते हैं पाई, पाई से डिनोट करते हैं, और पाई समानुपाती होता है मोलरता के, और पाई समानुपाती होता है टेम्परेचर के। तो हम लोग इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो पाई है वो समानुपाती होता है एम और टी दोनों के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पाई समानुपाती हटेगा, बराबर का चिन्ह आता है, मैंने बताया था बराबर का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं आर। आर मतलब होता है गैस नियतांक, एम और टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस एम क्या है? मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? एन बाई वी। अब बस हमारे पास फार्मूला आ चुका है, इस वी को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू आर एन आर टी, है ना, एन आर टी। पाई क्या है? परासरण दाब, वी क्या है? आयतन, एन क्या है? विलेय के मोल, आर क्या है? गैस नियतांक, टी क्या है? तापमान। चलो भैया, तो यहाँ से हम लोगों के ये 4 टॉपिक ख़त्म हुए। अब कुछ खास नहीं है इस पूरे वीडियो में, है ना, वांठाक गुणांक वगैरह छोटे मोटे टॉपिक हैं। ये टॉपिक जो थे ये 20% सिलेबस वाले टॉपिक थे। आप इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं और 2-4 इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं बता दूंगा बाद में आगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। हालांकि अभी 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं जो कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल वाली वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए, यही रहा हमारा विलयन के टॉप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।